वजीर आजम का दौरा बहरैन पर शानदार इस्तकबाल। शाह हमद बिन ईसा अल खलीफा और वली अहद शहजादा सलमान बिन हमद से मुलाकातें। बहरैन के बादशाह ने वजीर आजम को ऑर्डर ऑफ बहरैन पेश किया। वजीर आजम ने पुरतपाक इस्तकबाल पर शाह हमद का शुक्रिया अदा किया। वजीर आजम को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वजीर आजम ने कहा कि दो तरफा तजारत को 3 साल में $1 अरब तक ले जाया जाएगा। कराची, गवादर और खलीफा बिन सलमान पोर्ट के दरमियान राब्ते बढ़ाने की तजवीज़। बहरीन सरमायाकारों को फूड सिक्योरिटी, IT, तामीरात, कानकनी में मौके तलाश करने की दावत। अमेरिका में व्हाइट हाउस के करीब नेशनल गार्ड्स पर फायरिंग के वाकये में 2 एहलकार शदीद जख्मी हो गए। पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए एक मुश्तबा शख्स को गिरफ्तार कर लिया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक मुश्तबा शख्स की शनाख्त अफगान शहरी रहमानुल्लाह के नाम से की गई है। रहमानुल्लाह 2021 में अमरीका आया था। फायरिंग के वाकये के बाद वाशिंगटन में सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। व्हाइट हाउस को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया है। तेजस के साथ भारतीय दिफाई सनद भी गिर गई। आर्मेनिया ने भारतीय साख्ता तेजस तैयारी की खरीदारी रोक दी। इसराइली अखबार यरूशलेम पोस्ट ने तस्दीक कर दी। आर्मेनिया भारतीय साख्ता 12 तेजस तैयारों की $1.2 बिलियन में खरीदारी के लिए बातचीत कर रहा था। खरीदारी मंसूख करने पर इसराइल को भी बड़ा धचका। एरोस्पेस इंडस्ट्रीज को $1 मिलियन का नुकसान होगा क्योंकि इसराइल रडार जैसे बहुत सारे जदीद आलात तेजस में शामिल किए गए हैं। ट्राई नेशन सीरीज में आज पाकिस्तान का मुकाबला श्रीलंका से होगा। पाकिस्तान सीरीज के फाइनल तक रसाई हासिल कर चुका है, लेकिन श्रीलंका के लिए आज का मैच निहायत अहमियत का हामिल है। हार की सूरत में श्रीलंका टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। दूसरी जानिब भारत को टेस्ट सीरीज में अपने होम ग्राउंड पर तारीखी शिकस्त का सामना। जनूबी अफ्रीका ने टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप करते हुए भारत को 408 रन से शिकस्त दे दी। अस्सलामुअलैकुम, सुबह बखैर। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। उम्मीद करते हैं कि आपके सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। जी हाँ, बिल्कुल। और इससे पहले कि हम अपनी टॉप स्टोरी की जानिब जाएं, बड़ी ही आम डेवलपमेंट हुई है सादिया ओवरनाइट। सबसे पहले तो अमेरिका में डेवलपमेंट हुई है और वहाँ पे फायरिंग का वाक़या पेश आया है DC में। और इतलात के मुताबिक सिचुएशन ये है कि 2 जो गार्ड्स हैं वो इस वक्त तशवीशनाक हालत में भी इस वक्त वहाँ पर हैं। बिल्कुल, और ये एक अहम डेवलपमेंट यूँ समझी जा रही है कि बड़े अरसे बाद कोई इस नौयत का वाक़या अमेरिका में हमने देखा। ऐसे में एक तो वाशिंगटन में हमला होना और फिर उसका जो ताल्लुक है, उस दहशतगर्द का ताल्लुक अफगानिस्तान से होना, इसको एक बड़ा समझा जा रहा है। वाइडर उसमें देखा जा रहा है, होराइजन में देखा जा रहा है। अमेरिका जहाँ दुनिया को ये दिखाता है कि उसको कोई छू नहीं सकता, वहीं हम देख रहे हैं कि आज एक संगीन सिक्योरिटी ब्रेकडाउन वहाँ पर नजर आया और 2 नेशनल गार्ड एहलकार शदीद जख्मी हो गए। सवाल ये बनता है कि ये शख्स जिसने अमेरिकी सिक्योरिटी को चैलेंज किया है वो आखिर है कौन? उसके बैकग्राउंड ताने बाने कहाँ से जाके मिलते हैं? जो नाम सामने आया है वो अमेरिकी इदारों के लिए मजीद सवाल छोड़ रहा है। 29 साल का अफगान शहरी रहमानुल्लाह लखनवाल जो 2021 में अमेरिका आया था। पुलिस ने जिस रफ्तार से कार्रवाई की उसी लम्हे इलाके को फ्रीज भी कर दिया गया। व्हाइट हाउस बंद है, सड़कें सील कर दी गई और आई स्ट्रीट मुकम्मल मुहासरे में है। पूरे शहर में खौफ की लहर दौड़ गई है। और फिर जो हमने सिचुएशन देखी, सर डोनाल्ड ट्रंप को हंगामी ब्रीफिंग करनी पड़ी, होमलैंड सिक्योरिटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और ये ऐलान भी करना पड़ा कि ये सिर्फ मकामी पुलिस का केस नहीं, ये मल्टी एजेंसी इन्वेस्टिगेशन है। अच्छा, वाशिंगटन की फ़ज़ा इस वक्त वाकई ही फ्रीज्ड नज़र आती है क्योंकि शहर में अगर देखा जाए तो जंगी खतूत पर लाया जा रहा है। मज़ीद 500 फ़ौजी तैनात कर दिए गए हैं और वाइट हाउस को मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर दिया गया है। और ये भी याद रहे देखने वालों को कि हमलावर पकड़ा जा चुका है। सवाल ये नहीं है कि कौन पकड़ा गया, असल सवाल ये है कि ये शख्स इतने करीब तक कैसे पहुंच गया। रियासती इदारे खुद ये कह रहे हैं कि ये अचानक हमला नहीं हुआ और मुनज़्ज़म घात नज़र आती है। और फिर वाशिंगटन की अंदरूनी सिक्योरिटी में वाकई ऐसा खला मौजूद है जो दुनिया के सामने नहीं दिखाया जाता है। और क्या अमेरिका के अंदर बढ़ते जो इनफरादी ख़तरात मौजूद हैं उसकी पूरी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट इतनी समझ लें कि वीक हो गई है कि कोई इस तरह से पेनिट्रेट करने में ईजिली कामयाब हो जाता है। चलिए, ये तो एक डेवलपमेंट हुई। इसके साथ एक और इंटरनेशनल डेवलपमेंट वो भी अपने नाज़रीन के सामने रख देते हैं। हांगकांग जैसे आप सबको पता है स्काई स्क्रैपर्स का मुल्क है, लेकिन वहाँ पे 31 मंजिला रिहायशी इमारत में ये खौफनाक आग भड़की। अब तक की इत्तलात के मुताबिक सादिया 44 अफराद हलाक हुए हैं, 45 जख्मी, कई लापता भी हैं।
अच्छा, वहाँ पर जो रेस्क्यू टीम्स हैं वो मौजूद हैं। 1 घंटे की मुसलसल जद्दोजहद के बाद आग पर तो काबू पा लिया गया था, मगर हलाकतों में इजाफे का खदशा जाहिर किया जा रहा है। 300 से ज़ायद अफराद अभी तक नहीं पता कि वो सेफ हैं, कहाँ हैं, क्या किसी किस्म के मलबे तले दब गए हैं, और ज़ख्मी फायर फाइटर्स जो है उनको अस्पताल पहुँचा दिया गया है। सो देयर इज़ अ लॉट टू कवर फ्रॉम दिस। आई थिंक ये एक ह्यूज बिल्डिंग थी जिसमें इतना बड़ा नुकसान अचानक, वो भी हांगकॉन्ग जैसी जो कि सेफ एंड सिक्योर जगह पे। एग्जैक्टली वहाँ पर बिल्डिंग्स को हर तरीके से उसका जायजा लिया जाता है, एंड एट द सेम टाइम वहाँ पर स्मोक गन्स मौजूद होती हैं, डिटेक्टर्स मौजूद होते हैं। उसके बीच ये आग लग कैसे गई, ये एक बड़ा सवाल है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है सादिया, आई वाज जस्ट वंडरिंग कि इतने जब स्काई स्क्रेपर्स में आग लगती है, कितना मुश्किल होता होगा आग बुझाना। अब बाहर से आपने बताया ना, अंदर से फायर डिटेक्टर्स हैं, स्मोक डिटेक्टर्स हैं, वाटर स्प्रिंकलर्स होंगे, सब कुछ, लेकिन इसके बावजूद जब इतना बड़ा सानिया हो जाए तो आपको ये देखना पड़ेगा कि चाहे आप तरक्की कितनी भी कर लें, इफ देयर इज एन इंसिडेंट, देयर हैज टू बी एन इंसिडेंट, और फिर इस तरह का वाकया आता है और सबसे बड़ी इतना बात ज़्यादा मेरे ज़हन में मैग्नानिमस हो जाता है। यही आ रही है फैसल, कि आप वो जो आप भी बात कर रहे हो कि किसी भी क्रेन के जरिए वहां तक पानी पहुंचाना, हेलीकॉप्टर्स के जरिए ऊपर से पानी फेंकते रहना, ये एक प्रोसेस जरूर है, लेकिन अगर आग ऊपर नीचे कहीं भी लग गई, आप एंटर नहीं हो सकते, आप बिल्डिंग में अंदर नहीं जा सकते जब तक के लिए आप बाहर से एक इनफ अमाउंट तक आग को काबू में कर लें, और फिर आप जाएंगे उस वक्त तक कितना नुकसान ऑलरेडी हो चुका होता है जो आपको नहीं पता होता। तो बेसिकली इसमें फियर ऑफ अननोन बहुत ज्यादा होता है ऐसी बड़ी बिल्डिंग्स में जब आग लग जाती है। ऑलराइट, चलिए तो इस सब के बाद चलते हैं अपनी टॉप स्टोरी की जानिब। सरजमीन का तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सालमियत अव्वलीन तरजीह है, इस पे कोई समझौता नहीं किया जाएगा। ये बात की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा से गुफ्तगू करते हुए। उन्होंने कहा कि उनका ये कहना था कि बैरूनी स्पॉन्सर जो दहशतगर्द हैं वो इंफॉर्मेशन वॉरियर के चैलेंजेस उनसे दरपेश हैं। उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी ताकत जो है वो कौमी इत्तेहाद है, और इंशाल्लाह हम मुल्क के दुश्मनों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। पाकिस्तान एक बावकार मुल्क है और आलमी बरादरी में से उसका जायज़ मकाम ज़रूर हासिल कर सकेंगे। तो इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। दिफाई तजियाकार ब्रिगेड अहमद सईद मिन्हास हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, कल एक मरतबा फिर पाकिस्तान का दो टोक मौक़िफ़, पाकिस्तान का बेबाक मौक़िफ़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने दोहराया और सीधी सीधी बात कर दी है कि नेशनल सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। सबसे पहले 27वीं नेशनल वर्कशॉप में, सिक्योरिटी वर्कशॉप में जो गुफ्तगू की फील्ड मार्शल ने, उसका कैसे अहाता करेंगे, ये बताइए। जो कल भी दो टॉक मौक़िफ़ नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा के साथ बात करते हुए फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जो लिया है, वो बेसिकली पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, स्पेशली डोमेस्टिक सिक्योरिटी पॉलिसी का अहाता करता है, कि जिसके सिलसिले में अब से 2 दिन पहले DGSPR ने भी सीनियर जर्नल से बातचीत की, और अब फील्ड मार्शल साहब ने खुद भी इससे जो नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप की शुरा थी उनसे बातचीत की। प्राइमरीली देखें, जंगें 2 तरह की होती हैं, काइनेटिक और नॉन काइनेटिक। काइनेटिक वॉरफेयर जो है उसके जो बिकॉज ऑफ द लिथैलिटी ऑफ वेपन्स, प्रिसीजन, वो इसके अंदर लिथल हो चुकी हैं कि उसके ऑप्शन की ऊपर जाने के बजाय नॉन काइनेटिक ऑप्शंस की तरफ, जिसमें कि 5th जनरेशन वॉरफेयर भी उसे कहते हैं, यानी प्रोपेगेंडा वॉरफेयर, तो उसके जरिए एक कौम के मोराल को डाउन करने की कोशिश की जाती है। तो लिहाजा प्रोपेगेंडा वॉरफेयर को किल करने का एक आसान तरीका ये है कि आप अपनी जो कम्युनिकेशन के जराए हैं और जो लोग एट हेल्म ऑफ अफेयर्स हैं, स्पेशली सिक्योरिटी के लिहाज से, वो मीडिया के ऊपर आकर लोगों के साथ जो हकीकत है वो बयान करते रहें, ताकि वो तमाम गैप्स और वैक्यूम्स को फिल किया जा सके कि जिसमें दुश्मन ये समझता हो कि वहां पर रहते हुए वो किसी भी कौम को डिमोरल कर सकते हैं। अब जंग का मकसद क्या होता है कि डिमोरल करना, ताकि कौम के जो लीडर है वो नेगोशिएटिंग टेबल पे आके एक वीकर पोजीशन से नेगोशिएट करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के जो ना सिर्फ फेडरल लेवल के ऊपर हमारे जो कम्युनिकेशन के जो इदारे हैं वो भी, और जो मिलिट्री लेवल के ऊपर करते हैं, वो अपने वक्तन के जरिए मुख्तलिफ जो है वो शुरा के साथ बातचीत करके उन तमाम वैक्यूम्स को बंद करते रहते हैं। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो नेशनल टेररिज्म जो पॉलिसी हमारी है, काउंटर टेररिज्म पॉलिसी के हिसाब से जो भी हमसे बंद पड़ेगा वो करेंगे, और इसमें अब कोई दो राय रह नहीं गई कि जो नेशनल एक्शन प्लान के तहत ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम ने होना है, अब वो होकर रहना है, क्योंकि मजीद अब चाहे वो KP के लोग हों, चाहे इस्लामाबाद के या किसी और सूबे के लोगों की जानों को मजीद हम खतरात में नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि आप पोलिटिकल माइलेज के लिए अगर आप ये समझते हैं कि ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम की जो एक
प्रॉन्ग चल रही है जिसको कि आपने ऑपरेट करना है KPR फाटा के अंदर, वो ना हो तो ठीक है, पॉलिटिकल मालिश तो आप हासिल कर लेंगे, लेकिन फिर G11 कचहरी में जैसे हुआ, ये पेशावर के अंदर फ्रंटियर कंस्टिबलरी के हेडक्वार्टर के ऊपर खुद का हमले हुए, फिर उसके लिए हमें हरकत तैयार रहना चाहिए। तो लिहाजा मजीद अब हम इसका मुतामिल नहीं हो सकते हैं, और ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम के सिलसिले में जहाँ जहाँ बन पड़ेगा इंशाल्लाह ताला जो है वो दहशतगर्दों के पीछे जाएंगे। अभी भी देखा आपने कि बन्नू में जो इंटेलिजेंस बेस ऑपरेशन किया गया परसों रात को, उसमें तकरीबन 27 जो है वो दहशतगर्दों को जहन्नम वासिल किया गया है। तो लिहाजा भरपूर एक नेशनल एफर्ट जारी है नेशनल एक्शन प्लान के तहत, और मजीद दहशतगर्दों को यहाँ पर अब बसने की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ना आने की इजाज़त दी जाएगी। और अब बदकिस्मती से मिलने वाले जो तमाम दहशतगर्द हैं वो अफगानी निजात हैं। अभी आपने खुद भी अपने बयानिए में बताया कि इवन वाशिंगटन के अंदर एक अफगान निशाद जो शहरी था, ये वहाँ का लोकल था, उसने जाके नेशनल गार्ड के 2 लोगों को वहाँ पे शूट किया है। अब अफगानी जो है वो अपने आप को जो प्रॉक्सी एक इंडिया की अब जो है उन्होंने अपने आप को पेश कर दिया बदकिस्मती से अगेंस्ट द विल ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान। तो वो जाके पूरी दुनिया में दहशतगर्दी फैला रहे हैं। तो पाकिस्तान का मौक़िफ़ एक दफ़ा दोबारा स्ट्रेंथन हुआ है, लेकिन काइनेटिक ऑप्शन के ऊपर जाने से पहले हम तमाम नॉन काइनेटिक ऑप्शंस को बरोकार लाएंगे, उनको मज़ीद टाइम देंगे ताकि एक काइनेटिक ऑपरेशन की फ़ज़ा हो सके, लेकिन हम नहीं चाहते हैं कि किसी किस्म की भी जंग हो। जी डेफिनेटली सही साहब, एक अहम बात जो थी मेरे ख्याल में ये एक रीअफर्मेशन थी कि पाकिस्तान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ जो है वो हमारी यूनिटी है, यानी हमारी फ़ौज का और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप का एक पेज पर फाइनली हो जाना, मौजूद होना, ये हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है। ये फॉर्मेशन की ज़रूरत क्यों पेश आई एक दफ़ा, एक तो ये आपसे जानना चाहेंगे। दूसरी चीज़ ये कि जो भी कुछ अफ़गानिस्तान की तरफ से किया जा रहा है और अफ़गानिस्तान जिसका भी प्रॉक्सी बनता है, अगर अमेरिका में इस तरह का कोई वाक़या होता है और अमेरिका दोबारा से ये सोचता है कि उसे अफ़गानिस्तान की तरफ जाना है, इन दहशतगर्दों को ख़त्म करना है, रीजन के लिए ये अच्छा नहीं है। पाकिस्तान कभी भी उसे सपोर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि पाकिस्तान ने उसके रेपरकशन पहले देख लिए हैं और आजमा लिए। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं। अभी जो आपने कहा ना कि क्या जरूरत क्यों पेश आई कि आपको DGSPR को बात करनी पड़ी, या फॉर दैट मैटर फील्ड मार्शल साहब को जो है नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरा के साथ बात करनी पड़ी, उसकी बेसिकली वजह ये थी कि अफगानिस्तान की जो तालिबान की बुरी गवर्नमेंट है, उन्होंने एक प्रोपेगेंडा लॉन्च किया अपने कौमी चैनल के ऊपर कि पाकिस्तान ने हमला किया है, जिसमें कि खासे कोलेटरल डैमेज हुए हैं काबुल के अंदर और दीगर शहरी इलाकों में अफगानिस्तान के अंदर, जो कि एक सरासर झूठ पे मबनी चीज थी। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक कल्चर ये नहीं है कि जाके कोलेटरल डैमेज करें या मासूम शहरियों को हिट करें। जाके पाकिस्तान ने जब भी अगर हमला किया तो बड़ा ठोक बजा के करेगा और पूरी दुनिया को बता के करेगा। कुछ छुप के हम इस तरह की वार नहीं करते, हम भरपूर तरीके से जो है वो पहले तमाम ऑप्शंस को देख के फिर काइनेटिक ऑप्शन के ऊपर जाते हैं। बेसिकली अफगानिस्तान के अंदर खुद इतने रिफ्ट्स मौजूद हैं, इवन जो उनकी तहरीके तालिबान अफगानिस्तान के लोग हैं उनके अंदर मुख्तलिफ फैक्शंस हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ वॉर लॉर्ड्स हैं जो तहरीके तालिबान अफगानिस्तान के साथ जंगे करते हैं। तहरीके तालिबान पाकिस्तान के जो दहशतगर्द हैं उनके दरमियान वहाँ पर रिफ्ट्स मौजूद हैं। मजीद ये कि वहाँ पर इंडिया भी शायद ये नहीं चाहेगा कि जो पीस प्रोसेस एक चल रहा है, जैसे आपने कहा कि मुतामिल नहीं हो सकते और रिपरकशंस हम पहले भी देख चुके हैं US की इन्वॉल्वमेंट अफगानिस्तान के अंदर को लेकर, तो लिहाजा इंडिया भी हो सकता है इसके पीछे हो, तो लिहाजा पाकिस्तान को इल्जाम दे रहे थे, तो उस प्रोपेगेंडे को किल करने के लिए बातचीत करना जरूरी थी। अब जो है मजीद हम नहीं चाहेंगे कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स है या कोई और मुल्क आके अफगानिस्तान के अंदर कोई ऑपरेशन के अंदर जाए। हम चाहते हैं कि इसको बातचीत के साथ हल करें, क्योंकि अफगानिस्तान हमारा ब्रदर इस्लामी मुल्क है और हम नहीं चाहेंगे कि हम किसी मजीद जंग में जाएं, क्योंकि जंग ठीक है कि अपनी सालमियत और मुख्तारी के लिए एक ऑप्शन जरूर होती है, लेकिन वो लास्ट ऑप्शन के तौर पर होती है। और पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क होने के नाते जो हमारी डॉक्ट्रिन है डिफेंस की, वो 3 आग के इर्द-गिर्द घूमती है। 3 चीज़ें जो बड़ी अहम हैं कल की गुफ्तगू में, एक ही जुमले में फील्ड मार्शल ने वो कहीं और कहा कि पाकिस्तान को जियोपॉलिटिकल मुकाबला, सरहद पार दहशतगर्दी और हाइब्रिड ख़तरात जो है ना, उनसे हम नबरदाज़मा हैं। मैं चाहूँगा बारी बारी इन तीनों पे ज़रा गुफ्तगू कीजिए। द जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स जो कि हम इस वक्त देख रहे हैं, फिर सरहद पार से दहशतगर्दी जो हो रही है, एंड देन दी हाइब्रिड ख़तरात, कैसे इसको सम अप करेंगे? देखिए, जियोपॉलिटिकल खतरात तो पाकिस्तान की जहाँ लोकेशन जियो स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, हम गेट में बिटवीन ईस्ट टू वेस्ट, तो उस लिहाज से हमेशा चैलेंज रहे। इसलिए हम एक
नेशनल सिक्योरिटी जो हमारी हमेशा चैलेंज रही है और तमाम ताकतों का हम महवर भी रहे हैं, क्योंकि उनको एक्सेस अगर चाहिए ईस्ट की जानिब या ईस्ट को वेस्ट की जानिब तो पाकिस्तान के थ्रू जाती है। तो इसी वजह से इंडिया भी यहाँ पर जो है हमेशा से जो है वो उसके भी इंटरेस्ट रहा है, चाइनीज का इंटरेस्ट रहा है, यूएसएसआर का इंटरेस्ट रहा गर्म पानियों की तरफ, और अमेरिकन का बिकॉज ऑफ द चाइना हमेशा से रहा है। तो एक ऐसा सिचुएशन जरूर है कि जहाँ पर जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारी तमाम इन ताकतों को यहाँ पर आके कंसंट्रेट करती है। मजीद ये कि साउथ के अंदर एक्स्ट्रा रीजनल फोर्सेस मौजूद हैं, तो पाकिस्तान की जो एक नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी है वो फॉरेन पॉलिसी के साथ डायरेक्ट जो है वो उसको स्ट्रेंथन करती है या ऑगमेंट करती है। वन सेकेंडली टेररिज्म जो है वो एक इम्पोर्टेंट टूल के तौर पर दुनिया उसको इस्तेमाल कर रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि काइनेटिक जिसमें कि बड़ी फौजें लड़ा करती थी वो खासी महंगी होती थी, और उसमें जो है वो किलिंग अब इतनी बढ़ गई है कि अब वो टेररिज्म को लेकर एक किसी कौम को डिमोरल करने की कोशिश करते हैं। तो टेररिज्म एक इम्पोर्टेंट टूल बनकर रह गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपने जो कहा कि तीसरी आपने क्या बात की थी अभी, हाइब्रिड खतरात, हाइब्रिड का। अब हाइब्रिड को अगर देखा जाए तो एक फौज जो है यानी जमीनी फौज या आपकी हवाई फौज, एयर फोर्स या नेवी, उसके साथ साथ अब साइबर आ गई है, और साइबर के साथ आपकी स्पेस की भी चीजें आ गई हैं। तो ये लिहाजा एक हाइब्रिड रिस्पांस जब तक नहीं जाएगा तो तब तक आप दुश्मन की जो थ्रेट है उसकी जानिब से उसको किल नहीं कर सकेंगे। अगर आप देखें तो ऑपरेशन बुनाना मरसूस के अंदर भी जिस तरह से तीनों अफवाज ने मिलकर एक रिस्पांस जनरेट किया था, वो पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बना। और अब मुख्तलिफ स्टाफ कॉलेजेस में और मिलिट्री कॉलेजेस के अंदर पाकिस्तान के इस ऑपरेशन को पढ़ाया जाता है, और यही चीज सरप्राइज का एलिमेंट बना इंडिया के लिए भी कि जिसने आधे घंटे के अंदर जब देखा कि हर तरफ से उसके ऊपर अटैक गया था तो वाशिंगटन की तरफ भागा और कहा कि अब जंगबंदी की तरफ या उन्होंने जो है ऑप्शन की तरफ लोग गए थे। तो लिहाजा एक हाइब्रिड जो है वो थ्रेट्स भी हमारे ऊपर है। इसी तरह हाइब्रिड लेकिन मिनाज साहब हम देख रहे हैं कि इन तीनों को किस तरीके से हम इन चैलेंजेस से नबरदाजमा भी हो रहे हैं, उनसे अच्छी तरह निमट भी रहे हैं। हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, क्योंकि हम जब बात करते हैं जियो पॉलिटिकल की तो हमारे पड़ोस में जो इस वक्त हजीमतों के सिलसिले हैं थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। दुबई एयर शो में भारतीय जंगी तैयारा तेजस का गिर कर जो तबाह होना वो सिर्फ एक हादसा नहीं था, जो उनकी दिफाई सनद थी मिनाज साहब, हकीकी बहरान की निशानदेही की थी, और दिल्ली उसको बरसों से छुपा रहा था। लेकिन अब वो खुल के ऐसी दुनिया के सामने आया है कि जहां पे उन्होंने जाके इसको मार्केट करना था, बेचना था। और अब आर्मेनिया जिसने तेजस ये तैयारे खरीदने थे, उन्होंने कर दिया साफ इनकार, और उन्होंने कह दिया कि भाई अरबों डॉलर्स का जो ख्वाब है भारत का वो जमी बोस हो रहा जा रहा है। 1.2 बिलियन डॉलर्स मालियत के 12 तैयारों की डील थी सादिया ये। बिल्कुल पहली बड़ी बरामद समझी जा रही थी भारत के लिए ये, लेकिन दुबई में होने वाला जो हादसा है उससे तो लग ऐसा रहा है कि ये जो है ताबूत है जिनका सौदा करने की कोशिश की जा रही थी। और सबसे ज़्यादा हैरानकुन पहलू ये भी है कि तेजस में इस्तेमाल होने वाली जो टेक्नोलॉजी और रेडार है वो बेसिकली इस्राइली कंपनी का तैयार किया हुआ था, और कुछ कंपनीज ये क्लेम कर रही है, जैसे कि ब्राजील कर रहा है कि हमें जो इस्राइल की टेक्नोलॉजी है यानी जो 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है वो दी ही नहीं जा रही थी। और दूसरी जानिब कुछ लोग ये भी समझ रहे हैं कि इस्राइल को भी बड़ा धचका लगा है कि अगर ये बिकते नहीं है तो उनकी टेक्नोलॉजी भी सेल ऑफ नहीं होगी। इसी पर हमारे साथ मौजूद हैं सईद मिनाज साहब। मिनाज साहब, एक बड़ा धचका है ये, हम ये जानते हैं भारत के लिए, बट ये कितना बड़ा धचका है ज़रा आवाम को बताइए तो सही कि किसी भी मुल्क के लिए एयर शो में इतनी बड़ी हजीमत होना, और उसके बाद हम देख रहे हैं कि डोमिनोज की तरह एक डोमिनोज इफेक्ट है कि तेजस हो गया, उनके रेडार सिस्टम हो गया, उसके लोग बैक ऑफ कर रहे हैं उससे। देखिए तेजा जहाज का जहाँ पे गिरना है वो बेसिकली जहाज नहीं गिरा, इंडिया का गुरूर और घमंड गिरा है। और जो जिस तरह से दुनिया में एयरफोर्स जो है अपने बेहतरीन पायलट्स को और बेहतरीन जहाज़ों को लेकर आती है, और जिस तरह आपने कहा आर्मेनिया तेजस को खरीदने भी जा रहा था, सन 2001 से ये प्रोजेक्ट चल रहा था, और जिसमें लुक इनसाइड या जो है इंडिजिनस जो खुद मुख्तारी जो थी उनकी डेवलपमेंट की इंडिया की, उसको बेसिकली उसने एक्सपोज किया। 83 अरब डॉलर का उनका डिफेंस बजट है, और नतीजा जो है वो तेजा की तरह के जहाज हैं, जिसको अपने उनके इंडियन एयर चीफ ने एक दफा किसी बयान में उसको समोसा जहाज कहा था, क्योंकि उसका उड़ते में अगर देखें तो समोसे की तिकोन टाइप वो जहाज बनता है। वहां पे जहाँ पे विंग कमांडर सयाल साहब जो है वो उनकी डेथ हुई है उस क्रैश के अंदर, मुझको अफसोस भी है क्योंकि एक मिलिट्री यूनिफॉर्म एक पायलट थे और वो अपने मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन लिविंग असाइड सयाल साहब, मैं समझता हूँ कि इंडिया का घमंड गिरा, और जो बेसिकली पूरी दुनिया इस वक्त देखती है कि जो बीजेपी की गवर्नमेंट करप्शन में इन्वॉल्व है वहां पर,
उसी का डायरेक्ट जो असर है वो उनकी जो इंडिया की एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के मोराल पे भी है। और जो टेक्निकली अगर आप देखें तो ये जहाज इस तरह से गिरना, उसके मैनूवरेबिलिटी उस जहाज की आपने देख ली कि वहां पर किस तरह। उसी के पैरेलल में अगर आप देखें तो आपका JF-17 खड़ा हुआ था जो फख्रे पाकिस्तान है। और लोगों ने जो 2 स्टॉल्स जो सबसे ज्यादा विजिट किए वो JF-17 का था और हमारा जो PL-15 मिसाइल था कि जिसने राफेल गिराए थे। तो राफेल का जो स्टॉल था उसके ऊपर लोग ज्यादा थे और JF-17 के ऊपर लोग ज्यादा थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि ये 2 जहाज का मार्का हुआ और उसमें राफेल जिस तरह नीचे गिरे। तो लिहाजा इसमें कोई शक नहीं है कि जो $83 अरब का डिफेंस बजट उन्होंने ले रखा है, लेकिन वो तमाम का तमाम मैं समझता हूँ जो है वो करप्शन की नजर होता है। और एक इतनी बड़ी डेमोक्रेसी की जिसको आप जो सेकुलर स्टेट हुआ करती थी इंडिया की, उसको आप इंतहा पसंद हिंदू स्टेट बना के रख दिया गया। और जिस तरह से हजीमत उठाना पड़ी इंडिया की, वो मैं समझता हूँ कि इंडिया को मजीद उसने आइसोलेट किया है। और जिस तरह के इसको इम्प्रेशन एक सूडो किस्म का अमेरिकन ने बनाया था 2010 की जब उनके साथ डिफेंस पैक्ट किया था, वो तमाम का तमाम जो खाक पे मिल गया। तो लिहाजा वो कहते हैं ना कि इट इज द मैन बिहाइंड द गन, नॉट द गन व्हिच फाइट्स। बिल्कुल बात ठीक है। Absolutely. And those guns are haunting them back. बहुत शुक्रिया अहमद सईद साहब, it was very insightful to have you on the show. जनाब इससे पहले कि आगे बढ़े कुछ सियासी नाश्ता हो जाए। और कल हमने देखा बड़े दिनों के बाद ज़िमनी इंतखाब और उस पर कामयाबी हुई और नून लीग वाले खुश थे और इतने खुश के मियाँ नवाज शरीफ खुद मैदान में आ गए। मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने 9 मुंतखब अरकान असम्बली से मुलाकात की और इस दौरान अपने खिताब में न सिर्फ साबिक दौर हुकूमत पर शदीद तनकीद की बल्कि मुस्तकबिल की समत भी वाज़ेह कर दी। नवाज शरीफ ने कहा कि तहरीक इंसाफ के दौर में मुल्क तबाही के दहाने तक पहुंचा, बदतमीजी का कल्चर आम किया गया, पाकिस्तान दिवालिया हुआ। उन्होंने ये भी कहा कि PTI के दौर में महंगाई 39% तक चली गई और उनके दौर हुकूमत में महंगाई सिर्फ इस वक्त 3% थी जब वो इससे पहले वजीर आजम थे। और उन्होंने कहा कि अगली दफ़ा फिर से हम महंगाई को नीचे लेकर आए हैं और अगर तरक्की का यही सफ़र जारी रहेगा तो मज़ीद मजबूत होता चला जाएगा पाकिस्तान, क्योंकि ये तरक्की का सफ़र जो PTI की जानिब से बानी PTI की जानिब से रोक दिया गया था उसको नून लीग ने एक दफ़ा फिर से नई जहद बख्शी है। पंजाब के ज़िमनी इंतखाबात का जिक्र करते हुए नवाज शरीफ ने PTI के बाइकॉट के दावों को भी मशकूक करार दिया। उन्होंने कहा यह कैसा बाइकॉट था जिसमें उमर अयूब की अहलिया भी खुद कलेक्शन लड़ रही थी। उनका यह भी कहना था कि अवाम ने झूठ और नफरत की सियासत को मुस्तरद कर दिया है और नए अरकान असम्बली मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। जनाब, तो ये एक नया फेज हमने नजर आया है एक दफ़ा फिर से नून लीग का। और जब खुशी होती है तो किसी भी पार्टी का कायद अगर नजर आता है तो आई थिंक ये जो सारे फॉलोअर्स होते हैं उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा साइन होता है। वेल, इसी के साथ हम ले रहे हैं ब्रेक, हमारे साथ ही रहिए। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदेद। वज़ीर आज़म पाकिस्तान का दौरा बहरीन, अब इस पर हम करेंगे बात। सिफारती सतह पर एक और बड़ी पेशरफ्त है और इक़्तिसादी मैदान में वाज़ेह मस्बत इशारा है। बहरीन के बादशाह की जानिब से ऑर्डर ऑफ बहरीन जैसे आला तरीन एजाज़ का मिलना न सिर्फ पाकिस्तान के लिज़्ज़त अफजाई है बल्कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में गहरी एतमाद साजी का सबूत भी है। इस दौरे में असल अहमियत इस बात की है कि तिजारत को $1 अरब तक बढ़ाने और वीज़ा कवायद में नरमी, सरमायाकारी के नए मौके और दफाई ताउन के फ़रोग पर अमली इत्तफाक हो चुका है। यानी ताल्लुकात रस्मी बयानात से निकलकर अब ठोस माशी रोड मैप में दाखिल हो गए हैं। 1,50,000 पाकिस्तानियों की कम्युनिटी से लेकर मुश्तरका तालीमी मंसूबे, बंदरगाह से बंदरगाह के राब्ते और SIFC के जरिए नई सरमायाकारी तक, ये वो इक़दामात हैं जो बराह रास्त पाकिस्तान की मईशत, रोजगार, इलाकाई कनेक्टिविटी को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। तो इस सब पे हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं साबिक सफ़ीर और साबिक सेक्रेटरी खारजा जौहर सलीम साहब। जौहर साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जौहर साहब, बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना कि ये जो दौरे होते हैं इससे फ़ायदा क्या है मुल्क को एंड देन ट्रिकलिंग डाउन टू द कॉमन पीपल। सो एक मुझे बात बड़ी अच्छी लगी क्योंकि पाकिस्तानी डायस्पोरा वहाँ पे है और ख़ास तौर पे जो हमारा लेबर फोर्स है वो वहाँ पे मौजूद है। ये एक अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। और दूसरा ये कि जो पोर्ट टू पोर्ट जो कनेक्टिविटी है ये बड़ी ज़रूरी है। मैं चाहूँगा इस पर ज़रा आप गुफ्तगू फरमाइए प्लीज़। जरूर जी, बिल्कुल। बहरीन जो है, देखें, GCC का एक अहम मुल्क है। ये ऐसे हैं जिनकी आबादी जो है कम है लेकिन जो है ये से तरक्की याफ्ता हैं। मैं तो बहरीन में सफ़ीर भी रहा हूँ 2011 से 2014 तक। अब तो जाहिर है कि मैं वहाँ के हालात से काफ़ी ज़्यादा वाकिफ़ हूँ। तो वहाँ पे एक तो देखें
पाकिस्तान की कुछ $550 मिलियन की ट्रेड है बहरीन के साथ, जिसको अब $1 बिलियन तक बढ़ाने का जो है ना, ये आपस में अंडरस्टैंडिंग हुई है अगले 3 साल में। ये अहम है। दूसरी वहाँ पे रिमिटेंसेस काफ़ी ज़्यादा आती हैं। वहाँ पे कोई 1.5 लाख के करीब पाकिस्तानी, जितना आपने बताया है, और उसमें बहुत पाकिस्तानी, उसमें हज़ारों की तादाद में ऐसे पाकिस्तानी हैं जो उनकी डिफेंस सर्विसेज में भी हैं, पुलिस सर्विसेज में भी हैं, बहुत अहम सर्विसेज में हैं। और फिर वहाँ पे पाकिस्तान की जो है ना फौज के कंटिंजेंट भी वहाँ पे रहता है उनकी फौज की ट्रेनिंग के लिए। इसी तरह वहाँ पे जो फाइनेंस सेक्टर है उनका फाइनेंशियल, वो बहरीन जो है वो मशरिक़ वस्ता का एक टाइम पे, अभी भी वो एक अहम फाइनेंशियल हब है, एक टाइम पे तो सबसे अहम फाइनेंशियल हब था। तो वहाँ पे 400 के करीब फॉरेन बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस हैं, उसमें हज़ारों के हिसाब से पाकिस्तानी बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे हैं। फिर वहाँ पे कुछ पाकिस्तानी ऐसे भी जो हैं जो काफ़ी अरसे से हैं और वो काफ़ी बड़े बिजनेसेस इस वक्त कर रहे हैं। तो बहरीन के साथ जो पाकिस्तान की जो है ना तजारत मज़ीद वसी होने का, वहाँ से फिर देखें रेमिटेंसेस भी वहाँ से जो है अब एक बहुत बड़ी तादाद आती है जो जीसीसी, क्योंकि जीसीसी जो है 60% पाकिस्तान का जो ज़र मुबादला रेमिटेंसेस के थ्रू आता है वो जीसीसी कंट्रीज से आता है। तो उसमें सऊदी अरब सबसे बड़ा है, फिर यूएई है, फिर उसके बाद ये बाकी ममालिक हैं। तो बहुत अभी भी जो बहरीन के जो बादशाह हैं, बल्कि ये जब मैं वहाँ पे सफीर था उस वक्त आए थे पाकिस्तान जो है शाह हमद बिन अल खलीफा, और जो उनके वज़ीर आज़म हैं वो क्राउन प्रिंस भी हैं, उनके बेटे वो बड़े पढ़े लिखे हैं ऑक्सफोर्ड से और अमेरिकन यूनिवर्सिटी से उन्होंने पढ़ा हुआ है। मेरे उनसे अच्छे ताल्लुकात थे जब मैं उधर सफीर था। तो ये जो है ना उनकी पाकिस्तान के लिए बहुत ही खैर सगाली के जज्बात हैं बहरीन के। तो जो बादशाह आए भी थे उन्होंने भी बहुत से मंसूबों का यहाँ पे ऐलान किया था, एक फ़ंड भी बना था पाकिस्तान बहरीन इन्वेस्टमेंट फ़ंड। तो बहुत गुंजाइश मौजूद है मज़ीद जो ताल्लुकात को वसअत देने की बहुत से एरियाज़ में। और मैं समझता हूँ कि ये लॉन्ग ड्यू था ये विज़िट, क्योंकि काफ़ी अर्सा हुआ था कि टॉप लेवल विज़िट नहीं हुआ था दोनों मुल्कों के माबैन। तो ये जो विज़िट्स होते हैं, देखिए इसमें 7 बिजनेस डेलीगेशंस भी होते हैं, जो ज़ाहिर है अहम तरीन जो शोबे हैं उनके वज़रा भी साथ जाते हैं, जिसमें ताउन की गुंजाइश होती है। तो इसमें फिर बहुत सी जो मुलाकातें होती हैं उसमें याददाश्तों पे, मुआहदों पे दस्तखत भी होते हैं। आपने वीज़ाज़ की आसानी की बात की, बिल्कुल ये, बल्कि मैं जब उस वक्त था तो उस वक्त हमने ये अग्री करवाया था बहरीनीज़ को कि एक तो ऑफिशियल जो पासपोर्ट्स हैं, डिप्लोमेटिक पासपोर्ट्स, उन पर वीज़ा ख़त्म किया, और साथ ही साथ ये भी कि अगर कोई भी पाकिस्तानी जिनके पास अमेरिकन या शेंजन या यूके का वीज़ा है उनके लिए भी फ्री एंट्री वहाँ पे कर दी। तो उसमें मज़ीद आसानियाँ भी अभी की गई हैं। तो ये बहुत अच्छी और बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि देखें बिजनेसमैन जो हैं जब तक वो इजीली ट्रैवल नहीं कर सकेंगे एक दूसरे को मुल्कों में, तो वो कैसे मज़ीद अपने बिजनेस जो है वो बढ़ाएंगे उस मुल्क के साथ। तो इस लिहाज से मैं समझता हूँ कि ये जो विज़िट है जो है सही डायरेक्शन में है, और पाकिस्तान और बहरीन जो कि ताल्लुकात बहुत ही पहले भी बहुत वसी, बहुत गहरे ताल्लुकात हैं, दिफाई शोबे में, ट्रेड के शोबे में, इन्वेस्टमेंट के शोबे में, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स जो है, फिर हमारी बड़ी डियास्पोरा। जौहर साहब, इस वक्त जियोपॉलिटिकली देखा जाए, एक तो ये वाली बात बिल्कुल आई एग्री विद दिस कि 40 अप्रॉक्सीमेटली, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ $41 मिलियन की रेमिटेंसेस सिर्फ बहरीन से हमारे पाकिस्तान में आती, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। बट द थिंग इज़ कि रीजनली इसको किस तरह से देखा जाए। अभी रिसेंटली हमारे सऊदी के साथ पैक्ट होना, कतर के साथ हमारे ताल्लुकात बेहतर होना, और फिर बहरीन का दौरा होना, और वहाँ पर ट्रेड और बिजनेस को मज़ीद कैसे अच्छा किया जा सकता है, कितनी पैसे पाकिस्तान आ सकते हैं, ट्रेडिंग को कहाँ ले जाया जा सकता है। इसको मैं रीजनली किस तरह से देखूँ, पूरी पाकिस्तान और गल्फ के हवाले से अगर हम बात करते हैं? जी नहीं, रेमिटेंस का जो आपने फिक्र दिया उससे कहीं ज़्यादा है। बहरीन से आती है ट्रेड भी जाहिर है जो है $550 मिलियन की, $550 मिलियन की अभी है, और उसमें मज़ीद वसअत की खासी गुंजाइश है। देखिए, जहाँ तक बहरीन उन मुल्कों में शामिल है जिसने अब्राहम अकॉर्ड साइन किए हैं इजराइल के साथ। जैसे आपको मालूम है यूएई ने, गल्फ में 2 मुल्कों ने किए ना, यूएई ने और बहरीन ने, और फिर 2 ने अफ्रीका में किए। तो उनके ताल्लुकात, डिप्लोमेटिक रिलेशन बिल्कुल रखे हैं, लेकिन साथ ही साथ उनका जो मौक़िफ़ है वो पैलेस्टीनियन 2 स्टेट सोल्यूशन पे, वो भी बड़ा वाज़ेह है। वो चाहते हैं कि फ़लस्तीनियों को उनका हक़ इरादत मिले, उस पर बिल्कुल उस पर कोई लचक नहीं है उनके मौक़िफ़ में। और उसमें अभी जो गज़ा में जो भी इस वक्त जो जिस तरह अमेरिका ने ये जो 20 पॉइंट पीस प्लान किया है इस वक्त, तो उसमें भी बहरीन उन मुल्कों में शामिल है जो सपोर्ट कर रहे हैं अमेरिकन को। बात अभी मैं ये भी बताता चाहूँ कि बहरीन में अमेरिका की एक बड़ी बेस भी है उनकी, इस रीजन की जो बड़ी नेवल बेस है
वो भी बहरीन में ही है, नेफसेंट के नाम से। और वहाँ पे उनका जो है अमेरिका का बल्कि हेडक्वार्टर्स है उनके, जो इस रीजन के लिए उनका बहरी बेड़ा है। तो बहरीन उस लिहाज से भी जो है बहुत अहम मुल्क है। फिर उनका एक मुआहदा है उनका अमेरिका के साथ, जिसकी रूस से एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है अमेरिका के साथ। उनकी जो एक्सपोर्ट्स है अमेरिका के लिए वो बगैर उनका कस्टम्स जो है बहरीन में ही वहीं से वो बल्कि अच्छा उन्होंने फैक्ट्रीज में हाँ जॉर्ज साहब, क्योंकि आप खुद भी वहाँ सफ़ीर रह चुके, आखिर में वी हैव गॉट जस्ट 1 मिनट, मैं चाहूँगा आपसे कि कुछ ममालिक हैं जहाँ पाकिस्तानियों को, आम पाकिस्तानी को बड़े ओपन हार्टेडली खुशामदीद कहा जाता है, उसमें तुर्की है, श्रीलंका है, इस तरह के ममालिक हैं। हमारा पर्सपेक्टिव कैसा है एक आम कॉमन पाकिस्तानी का, पाकिस्तान एज अ नेशन इन बहरीन? देखिए, पाकिस्तान का बहुत पाकिस्तान की बिल्कुल एक बरादराना मुल्क के तौर पर देखा जाता है। और फिर क्योंकि एक तारीखी रवाबत है इतने ज़्यादा एरियाज में, फिर मैंने जिसने बताया, देखें वहाँ पे 10% जो आबादी है वो तो पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट्स हैं, उनके हर 10वां शख्स जो है वो पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट है। और बहरीन वो बाय द वे ये भी बताता चलूँ कि जीसीसी का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पे उन्होंने कोई 60-70 हज़ार के करीब पाकिस्तानियों को नेशनलिटी भी दी है। वही जीसीसी के ममालिक आपको पता है नेशनलिटी नहीं देते, बड़े मुश्किल से देते। तो ये बहरीन की ये भी खसूसियत है। तो बहरीन, और ज़ाहिर है अगर वो नेशनलिटी दे रहे हैं तो उनका कितना एतमाद होगा पाकिस्तानियों पे कि उनको नेशनलिटी भी दे रहे हैं वो जो है। और वो और जिससे मैंने बताया कि वहाँ पे कई बिजनेसेस जो हैं, कई पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो हैं वो काफ़ी बड़े लेवल पे भी काम कर रहे हैं, पुरानी फैमिलीज हैं। पाकिस्तान की बहुत इज्जत है वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा। मैं समझूंगा जीसीसी जिन मुल्कों में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान के लिए जो है ना खैर सगाली के जज्बात हैं, बहरीन का शुमार उन मुल्कों में होता है। ओह राइट, और ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान के लिए बड़ी खुश आइंद बात है, और ये पाकिस्तान में पता होना बहुत अच्छा है। जॉर्ज साहब बहुत शुक्रिया, इट वाज वंडरफुल टू हैव यू ऑन द शो। यही है कि ये दौरा पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा और दोनों ममालिक के लिए, आई थिंक रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी ये अच्छा साबित हो। वेल, इसके साथ ही ले रहे हैं हम एक ब्रेक। वेलकम बैक। ऑनलाइन हिरासानी, ब्लैकमेलिंग, खातन के निजी डेटा को हथियार बनाकर उनका इस्तेहसाल, ये वो जख्म है जिन्हें अब सिर्फ पुलिसिंग से नहीं बल्कि इज्तिमाई होशियारी, मजबूत कवानीन और डिजिटल सिक्योरिटी के निज़ाम से ही बंद किया जा सकता है। कराची में ईदगाह पुलिस के हाथों गिरफ्तार होने वाले सुमेर उर्फ पीके ने तफ्तीश के दौरान जो इंकशाफात किए हैं वो इतने ही परेशान कुन हैं जितने हमारे सिस्टम के अंदर मौजूद खला। एक मामूली तालीम रखने वाले बेरोजगार नौजवान ने सिर्फ 5,000 रुपए में वो हैकिंग लिंक्स खरीदे जिनका इस्तेमाल उसने सैकड़ों खवातीन के मोबाइल फोन्स और फिर सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक करने के लिए किया है। हम बात कर लेते हैं, हमारे नुमाइंदे खुर्रम गुलजार हमारे साथ मौजूद हैं और उसके बाद फिर हम एक्सपर्ट से ही बात करेंगे। खुर्रम, ज़रा बताइए कब से ये शख्स काम कर रहा था और कितने इसने फ़ोन हैक किए, क्या कुछ किया इसने? देखें फैसल, ये 1 साल का अरसा इसने बताया कि 1 साल कबल इसने लाहौर के किसी एक शख्स से ये लिंक हासिल किया था। 5,000 रुपये, बहुत मामूली सी रकम उसके एवज। और उसके बाद उसने ये सिलसिला शुरू किया कि खवातीन को लिंक्स भेजना। इंस्टाग्राम, फेसबुक और जीमेल के अकाउंट्स हैं वो हैक करता था। जीमेल का अकाउंट हैक करने पर जो है वो कॉन्टेक्ट नंबर हासिल होता वहाँ से, और फिर उस खातून से बातचीत करना, दोस्ती करना, घर की पूरे वेयर अबाउट मालूम करने के बाद एक वो लिंक देता था कि आपको ऑनलाइन अगर कोई बिजनेस करना है तो आप इस लिंक के जरिए आप आए। जब वो खातून जो कि वैसे ही चाहती थी कि वो कोई लिंक उनको मिले, कोई रास्ता मिले, कमाई का जरिया मिले, तो वो लिंक को क्लिक करते थे। उसके बाद वो तमाम चीज़ें जो है हैक हो जाती थी और फिर उसके बाद मुलजिम उनकी तमाम चीज़ों को शेयर करता। उसके बाद मुलाकात का सिलसिला शुरू करता। तो 100 से ज़ायद ख़वातीन के साथ गैर अखलाकी मामलात में इन्वॉल्व रहा है। 4 ख़वातीन के साथ वीडियोज़ हैं जो कि मुलजिम के ही मोबाइल फ़ोन से सामने आई हैं। इसी तरह 450 के करीब वीडियोज़ हैं, गैर अखलाकी वीडियोज़, जो कि उसने अपनी ज़हनी तस्कीन के लिए मोबाइल फ़ोन में रखी हुई थी, वो पुलिस ने हासिल की। गिरफ्तारी भी एक ड्रामाई अंदाज में 17 नवंबर को जो गिरफ्तारी अमल में आई है। मुलजिम ने रूटीन के हिसाब से एक खातून को लिंक भेजा कि जो कि कराची की रेंचो लाइन की रिहायशी थी। ये खुद गुलिस्तान जौहर का रिहायशी है मुलजिम। तो वो लिंक खातून ने क्लिक किया तो उस लड़की ने अपनी फैमिली को सारे बारे में मामले में आगाह कर दिया। ये जो लिंक भेज रहा था, जस्ट लास्ट थिंग, ये जो लिंक भेजे जा रहे थे, ये क्या कह के लिंक भेजता था? रोजगार का झांसा देता था, क्या करता था ये लिंक? और इस पे लिंक पे क्यों क्लिक करना जरूरी था इन बच्चियों के लिए? देखिए, ये ज्यादातर मुतवसत
उनको झांसे में लेता था और उनको ऑनलाइन कारोबार के जरिए उनको आमदनी का जरिया झांसा देता बिल्कुल कि ठीक, आपको बिल्कुल रकम ठीक है मिलेगी। खुरम, ठीक है, आपकी बात हम तक पहुंच गई। इसी पे हम बात कर लेते हैं। साइबर क्राइम एक्सपर्ट सोफिया आमिर अब कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम सोफिया, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये चीज़ सामने आ गई और इसके कई पहलू हैं। एक तो ऑब्वियसली अपनी साइबर सिक्योरिटी का ख्याल रखें, किसी क्लिक को क्लिक ना करें एंड ऑल दैट, ये तो एक जगह, लेकिन इसका ये पहलू जो निकल के आया है, गरीब और मुतवसत तबके को आप इस चीज़ का झांसा दें कि 10 दिन में 15,000 कमा लें या 2 घंटे में 2,000 कमा लें और उसके बाद उसको लिंक दे दे, तो ये असल चीज़ सामने खुल के आई है, विच इज़ अगेन वेरी अलार्मिंग। I think the case that we are right now जिसमें हम बात कर रहे हैं वो it's more about emotional manipulation कि आप बेट में क्या ऑफर करके and what are your eventual intentions। तो जिस केस के बारे में हम बात कर रहे हैं what happened is कि ज़ाहिर है और इस तरीके के हज़ारों ऐसे केसेस हैं जिनके बारे में प्रॉब्ली हमें पता भी नहीं चलता एंड दे कीप ऑन हैपनिंग बिकॉज ये एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं है। दिस इज अ नेटवर्क ऑफ इवेंट्स, दिस इज अ नेटवर्क दैट ऑपरेट्स एंड देयर इज अ लार्जर इकोसिस्टम बिहाइंड जो कि ऑपरेट कर रहा है इस तरीके की सरगर्मियों को अंजाम देने के लिए। तो इट्स वेरी सैड एंड डिस्ट्रेसिंग टू सी कि किस तरीके से इमोशनली मैनिपुलेट करके कारोबार का झांसा दे के, एम्प्लॉयमेंट का झांसा दे के किस तरीके से जो है स्पेशली ख़वातीन के साथ इस तरीके से जो है वो उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है बाद में और फिर उनका डेटा हैक कर लिया जाता है। सफीना, वन थिंग दैट कम्स टू माई माइंड, इस पे हमारे माशरे के अंदर ना बहुत सारे लोग वल्नरेबल हैं और मुख्तलिफ हैं। जैसे बच्चों को हम उनकी डिटेल्स ले लेते हैं, उनके ईमेल्स तक, उनके माँ बाप के ईमेल से, उनकी जो गेम्स वगैरह में उनके ईमेल्स डले होते हैं, वहाँ से पूरा का पूरा डाटा जो है वो वालिदैन की ईमेल का आ जाता है। इसी तरह से हमारी ख़वातीन है जो कि काम करना चाहती हैं और घर बैठे काम करना चाहती हैं, उनको झांसा दिया जाता है कि जी आपको स्किल सेट भी मुफ्त में मिलेगा और फिर आपको पैसे भी मिलेंगे। एक तो जाहिर है आवाम को अवेयरनेस की ज़रूरत है, लेकिन वी एज अ नेशन हमने कितने इकदामात किए हैं। जब आप देखिए फेसबुक पर लोग नीचे लिखते हैं कि ये बंदा फ्रॉड है, इसके झांसे में मत फंसिए, नीचे सारी डिटेल्स, लेकिन एक्शन नहीं होता। सो पीपल आफ्टर रिपोर्टिंग एज वेल स्टिल स्ट्रगल कि उस बंदे को कैफरे किरदार तक पहुंचाया जा सके। देखिए, I am going to quote a very conservative amount, but 95% of these criminals go uncaught. ठीक है, उनको आप नहीं पकड़ सकते, आप जितनी भी कोशिश करें। And you asked as a nation, it's very sad to say that we are severely lacking. हम बहुत पीछे हैं जहाँ पे हमें होना चाहिए in terms of accountability, in terms of law enforcement, and in terms of having these units and these investigative units जो कि इस तरीके के लोगों को पकड़ सके right time पे। I still believe कि when it comes to cyber security, prevention is far greater than cure। कि ज़ाहिर है हम अवेयरनेस में लैक करते हैं। ज़ाहिर है अगर इस तरीके से पढ़े लिखे लोग अगर उनको नहीं समझ में आ रहा कि विच लिंक इज़ हेल्दी, विच लिंक इज़ नॉट हेल्दी, और अपने डिवाइस की हाइजीन को कैसे इंश्योर करना चाहिए, एंड how one should just identify that they're being manipulated on a cyber platform. Right. So as a nation, we are very much behind. Your last comment on this, we won't be having a lot, but क्या आपने कहा हम पकड़ नहीं सकते? Why हम पकड़ क्यों नहीं सकते? क्या हिच है? और दूसरा, हम क्या लेजी हैं, हम सीखना नहीं चाहते? क्या ये भी एक वजह है? देखिए, लेजी एंड सीखना नहीं चाहते could be very much a reason, but again that's not enough of an excuse। इस बारे में इसकी कोई excuse नहीं बनती है। पकड़ इससे नहीं सकते हम क्योंकि देखें, एक इंसान जो कि किसी स्क्रीन के पीछे बैठ के इस तरीके की हरकत अंजाम दे रहा है, जब तो कोई विक्टिम नहीं निकल के सामने आएगा उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। As I've said in the beginning, it's not an isolated event, it's a larger ecosystem जिसमें फिर डार्क वेब भी आता है, जिसमें फिर pornography भी आती है। There are different things that are happening at the background। तो एक larger ecosystem है and you just entered, it's not even a grain in the sand। जो अभी जिस केस की हम बात कर रहे हैं वो मुझे लगता है वो शुरुआत भी है इस चीज़ को एड्रेस करने की, बट नॉट बैड। आई मीन अगर हम किसी भी तरीके से कहीं से भी अकाउंटेबिलिटी शुरू कर सकते हैं, आई डोंट थिंक दैट इट्स बैड एट ऑल। बट येस, पकड़ना मुश्किल इसलिए होता है क्योंकि यू डू नॉट हैव सॉलिड लॉज इन द कंट्री रिगार्डिंग साइबर इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रोटोकॉल्स। सो या दैट्स बिल्कुल ठीक है सफीना, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। और इसमें से जो कनेक्शन हमने ऑब्वियसली इनको पकड़ना मुश्किल होगा या फिर बाकी सारी चीज़ें,
बट जो माशरे में डेप्रेविटी है, रोज़गार की कमी है, आप किसी भी तरीके से झांसे में ले आएँ और वो आसानी से झांसे में आ सकता है। दिस इज़ अलार्मिंग नाउ। वेल, इसके साथ ही हम ले रहे हैं एक ब्रेक। रहिए हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। हमसे जुड़े रहने के लिए बेहद शुक्रिया जनाब। आज है एक तगड़ा मुकाबला पाकिस्तान श्रीलंका ट्राई सीरीज में। पाकिस्तान तो वैसे पहले ही फाइनल में पहुंच चुका है। आई थिंक श्रीलंका के लिए। हाँ, बिल्कुल तगड़ा श्रीलंका के लिए, क्योंकि आज फाइनलाइज हो जाएगा कि आपका फाइनल में श्रीलंका जा रहा है कि कौन जा रहा है। एक तो चीज़ ये हो गई। दूसरा ये कि इस पे तो हम बात करेंगे ही, लेकिन सादिया मेरे लिए ज्यादा मजेदार जो है ना मामला है, हैप्पीनेस आपको जहां से आई है, ऐसे किसी के आपको बहुत खुशी महसूस हुई है। किसी के हारने पे आप खुश नहीं होते। टीम देखो, दो टीमें अगर मैच खेल रही तो एक तो हारेगी और एक जीतेगी, लेकिन मजा तब आता है आपको एक पे खुशी होगी और एक पे शायद उतनी नहीं होगी। कमेटी की टीम जिसका बल्ला भी उसी के पैसे का, बॉल भी उसी के पैसे की, और जिसका जब दिल चाहे वो किसी भी प्लेयर को आगे पीछे कर दे, वो कमेटी की टीम जब बाहर हो जाए। एक चीज भूल गए फैसल, ग्राउंड भी उनका अपना, ग्राउंड भी, क्राउड भी, पिच भी, हालात भी, जज्बात भी, एहसासात भी सब बदल गए, क्योंकि क्रिकेट की तारीख रकम हो गई टेस्ट में और 400 रन से आ रहे हैं। 400 रन से, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 गुना लगान वसूल किया है साउथ अफ्रीका ने। एक तो ऑलरेडी 549 में आया था। मजे की बात पता है सादिया क्या है? मजे की बात यह है कि एक दिन पहले आप उनके जर्नलिस्ट को सुने ना, तो वो, और मैं समझा कि वो मजाक कर रहे हैं, नहीं, दे वर सीरियस। एक बंदा कह रहा है देखे केएल राहुल तो 100 बना लेगा, जी, यशस्वी जायसवाल तो 150 बना लेगा। अगले ने पूछा कि फिर बाकी 300 कौन बनाएगा? बाकी 300 बना लेंगे 50-50, 40। Actually, the other factor that was very disappointing from Indian media, खास तौर पर उनके जर्नलिस्ट और कमेंटेटर्स की जानिब से भी, वो ये कि they took it very easy और बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट भी नजर आए, लेकिन वो मुझे लगता है ह्यूमिलिएटिंग भी रहे टुवर्ड्स द साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स, कि आप उनकी प्रेजेंस को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। यार ये तो प्लेयर, ये क्या प्लेयर हैं, इन्होंने क्या किया होगा। एंड आई थिंक वो ज़्यादा इसलिए करना चाह रहे थे क्योंकि साउथ अफ्रीका ने जो पाकिस्तान में आके सीरीज खेली, तो उनको लगा कि यार हाँ ठीक है, पाकिस्तान से एक मैच ड्रॉ हो सकता होगा, जीत सकते होंगे, वो हार सकते हैं, हमारे से तो हम तुम्हें नहीं जीतने देंगे। सो आई थिंक ये और ओवर कॉन्फिडेंट। और फिर जो कमेंट हमने बबूमा के लिए वहां पर देखे, मैं यही कहना चाह रहा था। आप कमेंट करें तो उस पर कोई एक्शन नहीं, यस, लेकिन आपके खिलाफ कोई कमेंट हो जाए तो आप छिड़ जाते हैं। जो ग्रोवल कहा कोनार्ड ने, जो कि साउथ अफ्रीकन कोच हैं, उस पे इस वक्त एक हाहाकार मची हुई है पूरे भारत में कि हमें ये कैसे कह दिया। लेकिन वो ये हाहाकार मचाने से पहले भूल गए कि उस टेस्ट मैच में बबूमा को क्या कहा गया था। वो हम चाह के भी नहीं बोलना चाहते, क्योंकि वो ना सिर्फ रेसिस्ट है, वो बॉडी शेमिंग भी है। उसके बावजूद साउथ अफ्रीकन ने बड़ा दिल दिखाया और एशवेल प्रिंस ने उस वक्त माफ कर दिया, लेकिन मेरे ख्याल से उन्होंने माफ इसीलिए किया था, आगे जाके इन्होंने क्या करना था। एंड आई थिंक जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदते हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट द पिच, द सो कॉल्ड पिच, एक्चुअली आप उसमें खुद भी गिर गए हैं। सो ऑल ऑफ दिस, पहले ये बात करते हैं और फिर जरा आएंगे ट्राई नेशन सीरीज पर कि क्या एक्सपेक्ट किया जाए श्रीलंका वर्सेस पाकिस्तान। आज सैयद मोहम्मद अवैस, क्रिकेट एक्सपर्ट, हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस साहब, बहुत बहुत शुक्रिया एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। अब सबसे पहले तो मुझे ज़रा साउथ अफ्रीका के लिए बात करनी है। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट मुझे लगता है इंडियन टीम इतनी ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी और उनको लग रहा था पिच अपनी, ग्राउंड अपना, स्पॉन्सर अपना, सब कुछ अपना, और ये क्या ही जीत कर आए हैं ये और हार कर आए हैं पाकिस्तान से, क्या ही ड्रॉ करके आए हैं ये पाकिस्तान से, क्या इन्होंने अचीव किया है, हम बताएंगे कि क्रिकेट कैसे खेली जाती है। एंड आई थिंक दैट इज़ द पॉइंट जहाँ से उनको हार का सामना करना पड़ा। देखिए, अभी फैसल एक बात कर रहे थे, मैं उससे एग्री करूंगा। कमेटी की टीम, जब कमेटी की टीम होती है, हर चीज़ उसके फेवर के अंदर उसको लिखा जाता है बाकायदा जब मैच स्टार्ट हो रहा होता है। लेकिन शायद ये जिसने लिखा था उसने शायद भूल गया लिखना कि ये टेस्ट चैंपियंस है और इनको पता है कि वापस किस तरीके से आना है। बबूमा की बात करें तो आपको याद हो कि बबूमा ने जब ये साउथ अफ्रीका कप्तानी ली थी, मुझे आज भी याद है, बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। आपको पता है वहाँ पर एक लॉ भी, क्लॉस अपना एक लॉ है जिसके तहत आप एक टीम बनाते हो, तो उस पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। लेकिन बताया बबूमा ने कि ऐसा कैप्टनशिप मटेरियल क्या होता है। आपको याद है उनसे एक बात पूछी गई थी कि लोग स्टैट्स पे चलते हैं, आप किस चीज़ पे चलते हैं? उन्होंने कहा मैं स्टैट्स पे नहीं, मैं अपने प्लेयर की उस वक्त बॉडी लैंग्वेज पे चलता हूँ, वो कितना पॉजिटिव क्रिकेट खेल रहा है। वो नज़र भी आपको आया कि टेस्ट चैंपियंस किसको कहते हैं। आप कल, अब जो टेस्ट मैच इस वक्त भारत आ रहा है, 400+ रन की बात करें, इंडिया के अंदर इंडिया को शिकस्त देना नामुमकिन हमेशा समझा जाता था, खास करके जब आप टेस्ट खेलते हो, क्योंकि स्पिनिंग ट्रैक वो बनाते हैं, स्पिन हमेशा वो डोमिनेट करती है।
लेकिन सबसे बड़ा जो फ्लॉ आपको इस वक्त इंडिया टीम में नजर आता है वो उनकी बैटिंग ऑर्डर के अंदर। रोहित शर्मा जब से गए हैं, विराट कोहली जब से गए हैं, वैसे वो टीम आपको उस सेंस में नजर नहीं, अभी इंडियन टीम आती है वो स्ट्रगल करती हुई फेस में नजर आ रही है। सबसे बड़ा ब्लंडर अगर आप देखें तो मुझे मिडिल ऑर्डर के अंदर नजर आता है। आपके पास सरफराज जैसा एक बड़ा जबरदस्त मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन मौजूद था, आप उसको ड्रॉप कर देते हो इंडियन टीम से, आप जुरेल को लेके वापस आते हो। फर्स्ट इनिंग्स की बात करूं, सेकंड इनिंग्स की बात करूं, वो परफॉर्म नहीं कर पाता, बल्कि वो जाके पीछे रणजी ट्रॉफी के अंदर वो बैक टू बैक बिल्कुल। स्कोर कर रहा अच्छा, है। इस पे तो ना, असल में शायद मुझे लगता हाँ, है वो जो गौतम गंभीर का जो अना है वो Yes, सामने आ वो चुकी हुई अना है। तो सामने आई, लेकिन ये अना जब पाँच पाँच होती है, आई वुड लाइक यू टू कमेंट, इंडिया एक एक दोहरी दुनिया बना रहा है क्रिकेट की, जहां पे सारा एडवांटेज इंडिया का, सारी एक्कोलेट, सारी ट्रॉफियां इंडिया की, सारा पैसा इंडिया का, सारे रूल्स बेंड करें इंडिया के फेवर में, लेकिन जब वही चीजें इंडिया के साथ हो तो फिर वो रोना धोना शुरू कर देते हैं। आप कहें अगले को डॉर्फ तो उस पर कोई एक्शन नहीं होता, लेकिन आपको कोई कह दे कि मैं आपको ग्रोवल, देखिए ग्रोवल का मतलब जो डिक्शनरी में, मैं नहीं कह रहा, जो डिक्शनरी में है, जो गूगल पे आप जाएं और लिखें तो आता है कि अगले बंदे का चेहरा जमीन से लगा के और उसको क्रॉल करवाएं, ये था ग्रोवल का मतलब। तो उन्होंने तो इस्तारे के तौर पे कहा होगा, लेकिन आपने इस्तारा नहीं, आपने बॉडी शेमिंग की थी। Yes. ये दो जो डायकॉटमी है ना, दिस इज वेरी बैड फॉर क्रिकेट। मैं थोड़ा सा फैसल सॉरी डाइवर्ट करूंगा। कल अगर आप देखें, कल था शायद, परसों था, आपको याद हो ये जो वर्ल्ड कप के लिए जो इनॉग्रेशन सेरेमनी उन्होंने रखी थी इंडिया के अंदर, उस पे भी आपको पता है क्रिटिसिज्म हो रहा है, होना भी चाहिए। किस सेंस में कि आप वर्ल्ड कप की इनॉग्रेशन सेरेमनी कर रहे हैं, आप, अच्छी बात है कि आपने वन ऑफ दी बेस्ट, देखें क्रिकेट की बात करूं, वन ऑफ दी बेस्ट कैप्टन्स मैं कह सकता हूं, वन ऑफ दी बेस्ट बैट्समैन इन द वर्ल्ड रोहित शर्मा को आप एम्बेसडर बनाते हैं, अच्छी बात है। आप अपने कप्तान जो विनिंग, जो कप्तान अपना वर्ल्ड कप का इस वक्त है, आप उनको लेके आते हैं, कोर की बात कर रहा हूँ, आप एशिया कप के विनिंग कप्तान को लेके आते हैं, समझ में आ रही है कि आप चलो उनसे कन्वर्सेशन कर रहे हैं। लेकिन ये वर्ल्ड कप, आईसीसी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशंस का इवेंट है, जहां पर आप उस इवेंट के बारे में बात करते हो, उस इवेंट की सिग्निफिकेंस के बारे में बात करते हो, लेकिन आपने स्टंट क्या खेला, आपने उसको इंडिया का अवार्ड बना दिया कि इंडियन प्लेयर्स को आप बुला रहे हैं और आप उनको अवार्ड दिए जा रहे हैं। ये बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म इस वक्त हो रहा है, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर जाकर देखें, इंटरनेशनली बात करो, हाल ही हम नहीं कर रहे कि आखिर चल क्या रहा है। वो आप वाली बात है कि आप इस वक्त दुनिया क्रिकेट के अंदर आप देख लें तो आप जहां पर लीग के अंदर ये डोमिनेट तो करते हैं, लीग स्ट्रक्चर के अंदर बहुत सी लीग ये लोग ऑन करते हैं, वहां पर भी ये ऐसा रोल खेलते हैं कि अगर आप पाकिस्तान से हो या अगर आप उनकी गुड बुक्स में नहीं हो, अगर वो क्रिकेट सर्किट आपकी गुड बुक्स में लड़का नहीं है, तो उसको बैकएंड पे इतना ये ब्लैकमेल करते हैं कि जी आपका कॉन्ट्रैक्ट रिवॉक कर देंगे, अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर चले गए तो आपका कॉन्ट्रैक्ट हम रिन्यू नहीं करेंगे, नेक्स्ट टाइम हम आपको पिक नहीं करेंगे। साइकोलॉजिकली ये खेलते हैं इस चीज से। हम इसलिए कहते हैं ना, जहां पर पाकिस्तान इस वक्त बहुत जबरदस्त पोजीशन के अंदर है, कमांडिंग पोजीशन में है, वहां पर शायद आप पाकिस्तान सुपर लीग को खास करके आपको अब ये जो ड्राफ्ट से निकल के तो आपको प्रॉपर ऑक्शन प्रोसेस में जाना है, क्योंकि वो जिस तरीके से ब्लैकमेलिंग ऑक्शन के तरीके से करते हैं कि एक क्रिकेट बोर्ड को थोड़ा सा चंक जाता है कि अगर 4 लड़के खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन 4 लड़कों का चंक जाता है ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड को, तो ब्लैकमेल होता है। अवेश भाई, ये ग्रोवल वाले मामले पे जरा, हाँ, ये इस मामले पे जरा गुफ्तगू फरमाए ना। देखिए, अगर वो पूरी बात अगर आप इस वक्त सुने उनकी, खास करके वो जो आपने बात की, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ क्रिकेट आप बात करें तो हम भी बात करते हैं कि आप हमेशा बंदे को घुटनों के नीचे बल पे ला के तो आप उसको मैच जितवाते हो, और जब आप इंडिया की बात करें, खास करके इंडिया के अंदर इंडिया को जाके शिकस्त देना, वो वर्ड जो एक्सचेंज हुआ ऑब्वियसली होता है, लेकिन जिस तरीके से इंडिया बहुत ज्यादा पर्सनल हो गया था, जो जुमले कसे गए, खास करके पिच की बात करें, फिर मैंने कहा ना कि मैं अल्फाज वो यूज नहीं करता। साउथ अफ्रीका के अंदर आपको पता है ये जो स्या फार्म जिनको हम कहते हैं, उनका बहुत ज्यादा एक इशू आपको पता है साउथ अफ्रीका के अंदर खास करके उठा रहा, जब बबूमा को कप्तान बनाया गया था, ये मसला वहां पर भी था कि ब्लैक एंड व्हाइट वाला मिक्सचर करके, आपको पता है कोटा सिस्टम है, वहां पर टीम बनाई जाती है, इसको बहुत ज्यादा पूरी दुनिया के अंदर आपको पता है इसको बड़ा पॉइंट एक रखा जाता है। आप उस हद तक चले गए हो, आपने उनको क्या कुछ अल्फाज यूज नहीं किए विकेट के ऊपर, वो नजर आ रहा था कि फ्रस्ट्रेशन है आपकी, क्योंकि आपको पता है काबू में नहीं आ रहा हमारे, हमें तो ये आप इंडिया के अंदर आके ठोक रहा है तो हम क्या करें, वो आप फ्रस्ट्रेशन आपने जबान से निकाल रहे थे। मसला कहां पर है, मसला मुझे ये है कि क्या आईसीसी इस पर एक्शन लेगा, कोई और टीम करती है तो आप एक्शन ले लेते हो 1 मिनट के अंदर, जी अपना ये अल्फाज यूज किए, ये अल्फाज यूज किए, जैसे पाकिस्तान के खिलाफ हुआ, सूर्य कुमार यादव को सिर्फ फाइन ठोका गया, वहां पर हारिस रऊफ को आपने 2 मैच का बैन लगा दिया। कि आईसीसी इस पे एक्शन लेगा, कभी भी नहीं लेगा, क्योंकि आईसीसी स्टैंड्स फॉर इंडियन क्रिकेट काउंसिल, जो आपका चेयरमैन बैठा हुआ आईसीसी के अंदर, वो इंडिया का खुद बंदा है, वो आपको लगता है कि वो इंडिया के खिलाफ एक्शन लेगा, अगर वो लेगा तो उसकी खुद लॉबिंग जो सी अनस्ट्रांग हो जाएगी वहां पर। तो बहुत सी चीजें जिसपे आज भी आईसीसी खामोश तमाशाई है, लेकिन एक अच्छी बात क्या कहते हैं ना, मकाफाते अमल है। अब दुनिया क्रिकेट की टीम्स को समझ में आ गया कि जो दोहरी
ये पॉलिसी खेलते हैं लोगों के साथ, जिस तरीके से साइकोलॉजिकली खेलते हैं, वो अब सबके सामने मकरू चेहरा इनका आ रहा है। आज हमारे साथ करते हैं, कल को उठ के किसी भी टीम के साथ कर देंगे। और एक बड़ी बात जो मुझे अच्छी लगी थी, इस दफ़ा मोहसिन नकवी की आप बात करें कि आपने जो स्ट्रॉन्ग लॉबिंग खेली वो आपके सामने है कि इंडिया को अब ट्रैवल करके श्रीलंका आना पड़ रहा है। हमारे ऊपर तो इंडिया कह रहा था नहीं जी देखें पाकिस्तान इंडिया वापस खेलने नहीं आ रहा। आपने बहुत बड़ा एक ज़बरदस्त काम किया कि अब इंडिया का वर्ल्ड कप है, आप ऑल्टरनेट एक जगह पे खेल रहे हो, टीम्स आपके पास आ रही, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि इंडिया को आपके पास ट्रैवल करके अब वापस आना पड़ना है। आप सबसे बड़ी एग्जांपल इनकी देना, ये कहते हैं पाकिस्तान से हम हाथ नहीं मिलाएंगे, हम इस टीम से हाथ नहीं मिलाएंगे। अभी IL-T20 हो रहा है जो दुबई के अंदर स्टार्ट होने वाला है नेक्स्ट मंथ से। वहां पर अगर कमेंटेटर्स का पैनल उठा के देखें, इनके कमेंटेटर्स भरे हुए, क्योंकि पता है वहां पर डॉलर आने हैं, तो आपने डॉलर कमाने हैं, तो आपने तो लाजमी अपने आप को बीच में रखना है। क्रिकेट के अंदर आप हाथ नहीं मिलाना चाहते हमारे साथ, कमेंट्री के अंदर आप हमारे प्लेयर्स के साथ बैठना चाहते हो, तो ये डुअल जो फेस है ये इंडिया का सामने आ चुका हुआ है। ऑन अ लाइटर नोट इनको गंदे अंडे पड़ने वाले हैं, मुझे खुद लगता है इंशाल्लाह इस दफा वर्ल्ड कप। एंड आई थिंक इट्स द ओवर कॉन्फिडेंस दैट्स एक्चुअली गोइंग टू कम टू हॉन्ट देम। अच्छा अवैस साहब मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका मैच है, पाकिस्तान हैज़ ऑलरेडी क्वालिफाइड फॉर द फाइनल एंड श्रीलंका ने एक मैच अभी जीत कर थोड़ा सा मेरे ख्याल में कलर वापस ऐड कर लिया है अपनी तरफ से इस ट्राई नेशन सीरीज में। व्हाट आर वी एक्सपेक्टिंग, कैन श्रीलंका बीट पाकिस्तान? देखें ऑब्वियसली मैं तो चाहूँगा वन ऑफ दी तगड़ा मुकाबला फाइनल्स के अंदर आपको नजर आए। एज अ क्रिकेट फैन श्रीलंका एक तगड़ी साइड है। श्रीलंका का हमेशा हम कहते हैं ना कि अंडरडॉग्स है, सेमीफाइनल्स भी खेलती है बड़े टूर्नामेंट्स का। आपको एक टीम नज़र आती है जो कि प्रॉपर एक साइलेंट मैं कहता हूँ कि टाइगर ज़रूर है एशिया के। अनफॉर्चुनेट है उनके बड़े बुरे दिन चल रहे हैं, शायद आप पीछे थोड़ा बैक एंड पे भी चले जाएं, आपको याद है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी उनके क्रिकेट बोर्ड के अंदर, बहुत से मामला उनके चलते हुए आए थे। अगर जो जिम्बाब्वे के खिलाफ वो खास करके मैच खेले जिसमें उन्होंने एक दो चेंजेस किए, वो स्क्वाड मुझे थोड़ा बैलेंस नजर आया, क्योंकि मसला कुसाल मेंडिस का था, परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। निसांका अकेला बेचारा, चाहे एशिया कप की बात करें अभी की बात करें, वो परफॉर्म कर रहा है। मिडिल ऑर्डर में आ जाए तो उनके पास शायद मैं कहता हूँ अभी भी समा विक्रामा जैसा एक प्लेयर उनको चाहिए। मुझे पता है लोग कहते हैं कि ओडीआई का प्लेयर है, लेकिन आपको स्टेबिलिटी चाहिए मिडिल ऑर्डर के अंदर, जो कि उनके पास नहीं है। वो नजर आता है कि बहुत ज्यादा फ्लैपॉइंट किस्म की जो उनकी क्रिकेट है वो एक तर्ज के ऊपर जा रही है। आप उनके कप्तान को देख लें, शानका, वन ऑफ दी बेस्ट कैप्टन फॉर T20, जिसने पाकिस्तान में कोई T20 नहीं हारा था इससे पहले, वो अनफॉर्चुनेटली परफॉर्म नहीं करा। उनका डग आउट शायद बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है, लेकिन पाकिस्तान की एक चीज अच्छी है कि आपने एटलीस्ट जो आपके जो पीछे बेंच लाइनअप बैठी थी उसको टेस्ट किया मोर एंड ऑफन। मुझे भी समझ में आती है कि शायद यही हमारा स्क्वाड होगा जो वर्ल्ड कप के लिए ट्रैवल करेगा, लेकिन अगर आप रियलिटी के ऊपर हैं, स्टिल क्वेश्चन मार्क्स आपकी कप्तानी को लेकर हैं, आपके कुछ एक दो प्लेयर्स को लेकर जरूर हैं कि क्या वो ट्रैवल करेंगे नहीं करेंगे, या रिजर्व में आपके प्लेयर 15 स्क्वाड जो वो आपका क्या होगा। इंपॉर्टेंट है कि कप्तान ने मुझे पता है फ्लक्चुएट तो अपने आप को किया, 5वें पे गया, 6ठे पे गया, उस दिन शायद 4थे नंबर पे बैटिंग करने आ गए थे, लेकिन एज सच वो जो बैट पैच है उनका वो खत्म नहीं हो रहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा कि उनको बैकअप किस तरीके से किया जाता है। देखिए मुझे पता है कि बहुत देर है कि कप्तानी से अगर उनको कहा जाता है कि आपको कप्तानी से उतारा जाता है क्योंकि पूरा स्क्वाड डिस्टर्ब होता है, लेकिन अगर आप करना चाहते हैं तो अभी कर लें, उसको फिर एतमाद में लेके आप उससे बात करें कि भाई आपकी जगह नहीं बन रही T20 में, क्योंकि आप नुकसान उसका भी कर रहे हैं, नुकसान आप पाकिस्तान का भी कर और रहे हैं, आगे वर्ल्ड कप भी आ रहा है, उसका भी कैप्टन नुकसान आपको फिर आप समझना उसका भी नुकसान करोगे। बहुत शुक्रिया अवेश भाई, इट वाज अ वंडरफुल टाइम हैविंग यू ऑन द शो। तो खैर जनाब, आज पाकिस्तान श्रीलंका मुकाबला है, लेट्स सी कि कल हम मुस्कुराते हुए आते हैं या फिर तनकीद करते हुए। इसी के साथ दे रहे हैं एक ब्रेक, हमारे साथ मेड इनटू फाइनल। वेलकम बैक। अच्छा, अब कराची में पोल्ट्री की कीमतों में अचानक और नुमाया कमी ने एक बार फिर शहर की जो मार्केट मैनेजमेंट है, तलब व रसद है, रेगुलेटरी निज़ाम है, उस पर सवालात खड़े कर दिए। आप सोच रहे होंगे कि कीमतें नीचे आई हैं तो खुश होना चाहिए, लेकिन मामला कुछ और है। एक्चुअली हुआ ये था कि जब अफगानिस्तान के साथ सरहदी तिजारत बंद हुई थी, उसके बाद हमने देखा कि मुर्गी की फीड और अंडों की बरामदी सरगर्मियां मअतल हो गई थी, और इसके नतीजे में शहर में सप्लाई में गैर मामूली इजाफा देखा गया। उसकी वजह से कीमतें तेज़ी से नीचे आईं। मार्केट में सार्फिन के शकूक अपनी जगह मौजूद हैं, जो इस तेज़ी से गिरती कीमतों को किसी मुमकिन बीमारी या पोल्ट्री क्वालिटी के मसले से जोड़ रहे हैं। ताहम जो सिंध पोल्ट्री होलसेलर्स एसोसिएशन है वो इस तासुर की नफ़ी कर रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। अच्छा जी, इस पे हम बात कर लेते हैं। वाइस चेयरमैन कंज्यूमर एसोसिएशन अब्दुल सलाम दादा भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सलाम साहब, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। तो क्या है इसके पीछे मामलात? और चिकन सस्ती हुई है, खुश होना चाहिए, लेकिन लोगों में एक ये तासुर है कि कोई बीमारी है जिसकी वजह से ये सस्ती हुई है। पहले तो इसको एड्रेस कर दीजिए। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नामतहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम।
जनाब इस सवाल के जवाब के सिलसिले में थोड़ा याद माजी की तरफ तवज्जो मबजूल कराता हूँ आपकी। जी जी। अनवारुल हक काकड़ साहब थे केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, और गुफ्तगू हो रही थी कि डॉलर 500 का हो जाएगा, 600 का हो जाएगा। जब आपने ये क्रॉस बॉर्डर स्मगलिंग को कंट्रोल किया तो डॉलर उस वक्त से लेके आज तक 282 का है। सेम होल्ड्स ट्रू फॉर लाइफ स्टॉक, फॉर पोल्ट्री एंड फॉर अदर स्टफ। बात दरअसल ये है कि ये हमारे यहाँ से जो सामान अफगानिस्तान जाता है ये कोई प्रॉपर एक्सपोर्ट के जुमरे में नहीं जाता था, ये स्मगलिंग होती थी। अब जब से अफवाज पाकिस्तान ने क्रॉस बॉर्डर मैकेनिज्म को टाइटन किया है तो ये चीजें, कीमतें चीजों की पाकिस्तान में नीचे आना शुरू हो गई हैं। सही। और अफगानिस्तान के साथ जो इस वक्त स्टैंड ऑफ चल रहा है उसकी एक मेजर वजह भी यही है। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा अब्दुल रस्लान साहब कि ये हमें इससे फ़ायदा है इन द लॉन्ग रन अगर देखा जाए, या हमें इसका नुकसान हो रहा है बॉर्डर बंद हो जाने की वजह से, या इस वक्त जो सूरत हाल है उससे? देखिए बीबी, बात दरअसल ये है कि स्मगलिंग से तो कभी भी किसी मुल्क को फायदा नहीं हुआ। अच्छा। पाकिस्तान और उसकी आवाम को कैसे हो सकता है? एक अनरेगुलेटेड आमदोरफ्त से तो कभी पाकिस्तान को फायदा हो ही नहीं सकता था। अब अफगानिस्तान का जो अफगान ट्रांजिट ट्रेड है उस पर भी ग्रिप रियासत ने बहुत टाइटन की है। सही। अफवाज पाकिस्तान पर्सनली इसको देख रहे हैं। क्रॉस बॉर्डर मैकेनिज्म को बहुत ज्यादा टाइटली कंट्रोल किया जा रहा है। शायद आपकी नॉलेज में ये हो कि करोड़ों डॉलर कैश में ऑन अ डेली बेसिस अफगानिस्तान स्मगल किए जाते थे, वो भी रोक दिए गए हैं। तो ये सोचना कि इस अमल से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है बहुत इलॉजिकल और अनरियलिस्टिक है। आवाम में एक तशवीश सी पाई जाती है क्योंकि आमतौर पर चिकन की जो प्राइस है वो सर्दियां अब आ रही है, ये ऊपर चली जाती है, अंडे महंगे होते चले जाते हैं, नीचे प्राइस तभी आती, कोई बीमारी हो जाए कुछ भी, तो ये क्यों है, एक डिस्ट्रस्ट क्यों है? आप बिल्कुल बजा फरमा रही हैं। ये काफी कई सालों के बाद ये ट्रेंड देखने में आया है कि सर्दियों की आमद है और मुर्गी और अंडे की कीमत डाउनवर्ड ट्रेंड शो कर रही है। इसमें ना तो कोई बीमारी है ना कोई वबा फैली है। सिंपल 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 अफवाज पाकिस्तान को सलाम पेश कीजिए और दाद दीजिए कि उन्होंने आपकी क्रॉस बॉर्डर मैकेनिज्म को इतना टाइटन कर दिया है कि अब अनरेगुलेटेड अशिया जो हैं वो उनकी आमदोरफ्त बंद हो गई है। अच्छा, क्या मैं इसका मतलब फिर ये लूं कि अगर नॉट द स्मगलिंग पार्ट बट अगर बॉर्डर खुलते हैं तो क्या दोबारा चिकन की प्राइस ऊपर चली जाएगी? बिल्कुल ऐसे ही है, न सिर्फ चिकन की ऊपर जाएगी बल्कि डॉलर की प्राइसेस भी ऊपर चली जाएंगी, लाइफ स्टॉक की भी जाएगी और बहुत सी अशिया खुर्दोनोश की प्राइसेस लाइक कुकिंग ऑयल वगैरह ऊपर चली जाएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अब्दुल सलाम दादा भाई साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, इस हवाले से हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कराची वालों के लिए कुछ अच्छी खबर है और वो ये कि जो चिड़ियाघर है हमारा उससे आई है खुशखबरी, सबके चेहरों पे आ रही है मुस्कान। नंबर ऑफ खुशखबरियां हैं। कितनी हैं? आई थिंक ये खुशखबरियां 3 हैं। अच्छा। कराची चिड़ियाघर में शेरनी ने 3 सेहतमंद बच्चों को जन्म दिया है और बस फिर क्या था, पूरे चिड़ियाघर में खुशी का माहौल है और साथ ही साथ वेटनरी टीम ने जो फौरी मुआयना किया और फिर बताया कि तीनों बच्चे जो हैं वो सेहतमंद हैं। अब मैं और आई होप फैसल भी ये उम्मीद करता है कि ना सिर्फ इस शेरनी के बल्कि इसके बच्चों को भी अच्छे से टेक केयर किया जाएगा। इब्तदाई तौर
तौर पर जो फीड है और वैक्सीनेशन है, इन सारी चीज़ों को मुकम्मल करके उनको एक अच्छा माहौल फराहम किया जाए। साथ ही साथ इसमें मैं ये भी ऐड कर दूं कि जो सफारी पार्क है वहाँ भी मुख्तलिफ जानवर हैं, उनके पैदाइश हुई है बच्चों की आगे 15 जानवर जो कि पैदा हुए हैं। तो इसमें चीतल भी है, ब्लैक बग भी है, और ये पहली मर्तबा नहीं हुआ सफारी पार्क में। सफारी पार्क इसलिए एक अजूबा भी है क्योंकि शहर के बीचों बीच ये एक एरिया है, और उस शोर होगे में अगर एनिमल जो है वो रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो इट्स अ वेरी गुड साइन कि ये बड़े अच्छे से यहाँ सेटल हुए हैं। इस सब पे ज़रा हम बात कर लेते हैं। स्पोक्स पर्सन केएमसी दानियाल अली सियाल हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दानियाल साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया आने के लिए। तो जनाब, हमने देखा कि पिछले दिनों बड़ी तनकीद हुई चिड़ियाघर पे, लेकिन अब ये चीज़ हुई है। मैं चाहूँगा कि ये शेरनी क्या जो 3 बच्चों की पैदाइश हुई है इस पे भी, एंड देन चिड़ियाघर का लैंडस्केप आप लोग तब्दील कर रहे हैं, ज़रा वाइडर कैनवस पे वो भी ज़रा बताइए कि क्या कुछ करने जा रहे हैं। जी, सबसे पहले थैंक यू सो मच पर्सपेक्टिव लेने के लिए। दूसरा मैं आपसे बिल्कुल बताता चलूँ, ये आपने खुद ही कह दिया कि कराची वालों के लिए ये अपना अच्छी खबर है कि 3 हमारे पास बर्थ हुई है लॉयन के कप्स की कराची जू में। इसके साथ ही अगर आप देखें तो उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हम उसका पूरा रिवैम्प कर रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें नई इंडक्शन भी हुई हैं, और मैं आपको दावत भी देता हूँ कि आप लोग आएँ और उसका विजिट करें। और साथ ही हम उसके लिए वर्ल्ड क्लास के केजेस बना रहे हैं सबसे पहले तो। अच्छा, एक तो ऑन द लाइटर नोट, मेरे बच्चे खासे इंटरेस्टेड हैं, इनको पता चल सके इन 3 छोटे छोटे बच्चों के हवाले से, इसमें फीमेल है, मेल है, नंबर क्या है, क्या उनके कोई नाम है? जी, इसमें डिटेल एग्जामिनेशन अभी रहता है क्योंकि बेसिकली सेंसिटिव होती है, आपको पता है पेरेंट्स इस तरह लॉ है ना, तो होपफुली विद इन फ्यू डेज हम इसको कर लेंगे। और जो आपने नाम की बात की तो उसकी हम सेरेमनी रखने जा रहे हैं, जबरदस्त, ये सेलिब्रेट करने के लिए। अच्छा, ये बहुत अच्छा। अच्छा, वाइल्ड एनिमल्स, इस तरह के एनिमल्स जैसे शेर हो गए और ह्यूज एनिमल्स जो होते हैं उनको अपना इन्वायरमेंट चाहिए होता है। अगर उनको अपना ड्यू इन्वायरमेंट नहीं मिलता तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करते, हमें ये पता है। सफारी पार्क लॉन्ग कंपैरेटिवली ज़ू के अगर हम देखें, जो हमारा गार्डन वाला ज़ू है उससे बहुत बेहतर है, ह्यूज है, लेकिन उस एरिया को यूटिलाइज भी किया जा रहा है। आपने अभी बात की कि उसको पूरे को दोबारा से उसकी ग्रीनरी और सारी चीज़ें जो है उसकी देखनी है। केज का जो लफ्ज़ है वो मुझे एंड आई एम श्योर फैसल हम सबको डराता है इन अ वे कि एक तो होता है कि आप उन्हें कंटेन कर रहे हैं, एक ये कि क्या उनको जो उनका नेचुरल हैबिटाट है आप वो दे पा रहे हैं या नहीं। सो इसको ज़रा डिफाइन कर दें कि जब ये सारी रीवैम्पिंग होती है उसमें ये ख्याल रखा जाएगा क्या या नहीं? जी बिल्कुल रखा जाएगा। देखिए, मैं गुजारिश आपसे करता चलूँ, केज तो केज है, हम उसको अभी जो हम चेंज करने जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्म करने जा रहे हैं, यही हम सारी चीज़ें मद्देनज़र रख के इसको बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उसको मैक्सिमम स्पेस दे सके, ताकि जो उसका नेचुरल हैबिटेट है वो उसके पास उसके बाद आए अपना टच है। नेचुरल हैबिटेट की हम बात करते हैं, मुख्तलिफ जानवरों का हैबिटाट जो है वो है। कुछ बरोइंग एनिमल्स हैं, उनका हैबिटाट डिफरेंट है, कुछ रोमिंग एनिमल्स हैं, उनका हैबिटाट डिफरेंट है, कुछ झूला झूलते हैं, कुछ दीगर चीज़ें, तो सबका ख्याल रखते हुए चल रहे हैं। और दिस वाज लॉन्ग ड्यू, ये सारी चीज़ थी लॉन्ग ड्यू। तो ज़रा डिटेल में बताएं कि कहाँ क्या क्या चीज़ें करने जा रहे हैं आप लोग। जी, हम ये आपने बिल्कुल अपने सही बात की। हम कोशिश कर रहे हैं कि सबके जो राइट्स है, सबके जो एनवायरनमेंट है वो उनको हम सारे दें। इसीलिए बहुत सारे जो एनिमल्स हैं हमारे, जो वाइल्ड लाइफ है, आप देखें तो सफारी में वहाँ ज़्यादा कंफर्टेबल है, ये उनके अपना माहौल एनवायरनमेंट के हिसाब से और लैंड के हिसाब से। और जो कुछ है वो हमारे पास अपना कराची जू में। तो हम जो केजेस का कॉन्सेप्ट लेके आ रहे हैं, जैसे कराची अपना पूरे पाकिस्तान में सबसे बड़े केजेस होंगे, वो जितना इसीलिए यहाँ पे लेके आ रहे हैं ताकि इनका कंफर्ट लेवल बेहतर हो। अच्छा, अब आपने चूंकि कराची जू, ये गार्डन वाले जू की भी बात कर रहे हैं आप, वहाँ का पर्सनल एक्सपीरियंस खासे लोगों का बुरा रहा है। इससे पहले हमने देखा है ख़ास तौर पर जो शेर के लिए केज रखा था उसमें सीमेंटेड शेल्फ, और हमने खुद यहाँ पर बैठकर उस पर बहुत तनकीद की है क्योंकि वो हमारे लिए बहुत हर्टफुल था, बहुत सारे लोगों के लिए वो हर्टफुल रहा होगा। इस जू के लिए क्या करने जा रहे हैं, ख़ास तौर पे बड़े जानवर? वरना इसे बड़े जानवर तकलीफ़ होती है ये देख कर के शैकल्स या जंजीरों में बांधा हुआ है एलिफेंट को, इतनी छोटी सी जगह पर सीमेंटेड एरिया में सबको रखा हुआ है, लोगों को अंदर जाने की इजाज़त दी जा रही है, वो ज़बरदस्ती एलिफेंट्स को जो है वो केले खिलाए जा रहे हैं, उसको नहीं खाना है, उसको सुकून चाहिए, उसको सोना है। ये सारी चीज़ें वहाँ पर मैंने खुद होते हुए देखी हैं, तो उसको कैसे बदलेंगे? जी, आपके सवाल में 2 पार्ट्स हैं। मैं सबसे पहले केजेस के पार्ट पे आता हूँ। मैंने आपसे पहले गुजारिश की कि हम बहुत अच्छे और बहुत बड़े केजेस बनाने जा रहे हैं कराची जू में, ताकि हम इनको कंफर्ट जोन दे सकें। जो भी अपना चीज़ें जो है मिस होती हैं, कोई होती है, तो हम उसको कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको एड्रेस कर लें प्रॉपर्ली और चीज़ों को बेहतर कर लें। दूसरा, आपने बात जंजीरे में बांधा हुआ होता है जैसे एलिफेंट्स के साथ, वो आपने बात की, अनफॉर्चुनेटली वो क्योंकि सफारी में है। देखिए, ये हमारी सोसाइटी को भी सोचना पड़ेगा
सिविल सोसाइटी को भी इन चीज़ों को एड्रेस करना पड़ेगा, हमें अपने बिहेवियर ठीक करने पड़ेंगे, हमें कॉपरेट करना पड़ेगा। बेसिकली ये इरिटेटिव बिहेवियर जो होता है ना, ये एनिमल के लिए ख़राब होता है, जिसका आपने जिक्र किया कि कोई चीज़ फेंकना, कोई साउंड प्रोड्यूस करना, तो डेफिनेटली उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं, ये अपना हमारी इंतज़ामिया पूरी कोशिश करती है कि हम इसको काबू करें, मगर कहीं ना कहीं अनफॉर्चुनेटली उसको देखना पड़ता है हमें। सयाल साहब, एक ख्याल आया, और ये जॉब क्रिएशन 20 से हो सकती है, क्यों ना हम जो टूर करने आ रहे हैं लोग कराची चिड़ियाघर का, भले से चिड़ियाघर के अपने लोग हैं या फिर उसको बाहर से अगर आप हायर करें, कुछ ऐसे टूर गाइड्स जो एनिमल सेंसिटिव भी हों, वो 10 का टोला एक फैमिली या फिर 10-20 के टोले को लेके वो उसको पूरा विज़िट करवाएं और केज टू केज, और उनको फिर ना सिर्फ इस चीज़ को बच्चों को भी ब्रीफ करें कि जनाब आपने कोई जो चिंपैंजी हमारा उसकी तरफ टॉप अप नहीं फेंकना, या अगर कोई ज़ेब्रा है तो उसको आपने अपने हाथ से कोई नीम का पत्ता तोड़ के नहीं खिला देना। क्या ये हो सकता है लॉन्गर रन में, कोई इस आइडिया पर काम हो सकता है? देखिए आई डोंट थिंक सो, क्योंकि आप ये सर्विस आप किसी को ऑप्शनल तौर पे दे सकते हैं, आप इसको कंपलसरी बाउंड नहीं कर सकते। सही है। कोई कहना चाहता है कि मैंने जी उस केज में जाना है तो यू कैन नॉट स्टॉप हिम। तो डेफिनेटली हमें बेसिकली लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा। ठीक है, जू का कॉन्सेप्ट, सफारी का कॉन्सेप्ट सारी दुनिया में होता है जी, मगर वहाँ सिटीजन वहाँ सोसाइटी कॉपरेट करती है, तो हमारे पास इन चीज़ों का फुकदान है और हमारा स्टाफ पूरी कोशिश करता है कि ये जो इनकन्वीनियंस चीज़ें होती है ना हो। हम अपनी एंड पे, क्योंकि हमारे पास वहाँ स्टाफ मौजूद है, चीज़ें मौजूद है, तो हमारी पूरी कोशिश होती है। एनक्लोजर टू एनक्लोजर फिर वहाँ पे रख के जो होता है, मैं गुजारिश करता हूँ, यहाँ हमारा सिटी वार्डन का अमला वहाँ पे खड़ा होता है, जू का जो जहाँ वहाँ का अपना स्टाफ है वो भी वहाँ पे मौजूद होता है। अच्छा, क्या ये इंश्योर किया जा सकता है कि एक तो हमने देखा है, हम अभी कुछ दिन पहले हम लोग मकली गए हुए थे, वहाँ पे फ्री है एंट्रेंस, हमें अच्छा लगा और दुख भी साथ में हुआ, बिकॉज दुनिया भर में हम बहुत सारे पैसे देकर ऐसी जगहों को विजिट करते हैं। कराची जू बहुत सस्ता है, लोग आसानी से वहाँ जा सकते हैं, लेकिन दो चीज़ें मुझे लगता है फॉर ग्रांटेड लेते हैं, एंड यस, एंड दैट इज़ व्हाई दे टेक इट फॉर ग्रांटेड। दूसरी चीज़ ये होती है कि लिखे हुए बड़ा बड़ा लिखा हुआ है जू के बाहर कि भाई आपने जानवरों से इंटरैक्ट नहीं करना, कचरा नहीं फेंकना, अपना भी ख्याल रखें, डिस्टेंस मेंटेन करें, लोग नहीं रखते हैं। आई थिंक कोई फ़ाइन, कोई इस तरह की चीज़ ज़रूर होनी चाहिए ताकि लोगों को पता हो कि आप खुली छूट नहीं है कि आप जैसे चाहें उन जानवरों को ट्रीट करें। जी, आपने बिल्कुल ठीक बात की, इसीलिए जो हम ये अपना मेयर कराची बैरिस्टर मुर्ज़ा साहब की हिदायत में जो नए केजेस का कॉन्सेप्ट बन रहा है वो इसीलिए बन रहा है ताकि हम इसको ह्यूमन इंटरेक्शन को जो सामने जो डिस्टेंस है ना, हम उसको ज़्यादा कर दें। हाँ, ताकि लोग हैं ना वो उसको थोड़ा वो दूर ही रहें। तो बिल्कुल इस पर काम चल रहा है, होपफुली हम इसको जल्द अज जल्द फाइनलाइज कर लेंगे। ओके, चिड़ियाघर सिर्फ पूरे दुनिया में जहाँ जाएँ वहाँ सिर्फ वो लोग देखने नहीं आते, बल्कि उनके लिए एंटरटेनमेंट की दीगर चीज़ें भी होती हैं। हमारे चिड़ियाघर में अक्सर लोग ये शिकवा करते हैं कि जानवर के इंक्लोजर के बिल्कुल बराबर में कोई झूला रख दिया जाता है एंड ऑल। आपको लगता है कि उससे जानवर डिस्टर्ब होते हैं या फिर दिस इज़ ओके? जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर आप कराची जू जाएंगे, आप अगर इंक्लोजर देखेंगे तो झूले वहाँ पे तो सामने कोई नहीं। डिस्टेंस के साथ डेफिनेटली उस साइड हो सकता है। और जो सबसे बड़ा जो अपना आपने जिक्र किया, जो अपना हमारा वाइल्ड लाइफ जो इरिटेट होता है वो साउंड से होता है। हमारे पास जो लोग आके साउंड्स प्रोड्यूस करते हैं, सबसे जो पहली इरिटेटिव चीज़ है वो यही आती है वहाँ पर। अच्छा, खुद बहुत शुक्रिया दानियाल साहब, इट वाज वंडरफुल टू होस्ट यू ऑन द शो एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को बहुत इन्फॉर्मेशन आपके साथ आपने शेयर की होगी। खास तौर पर सेरेमनी कब रख रहे हैं आप? हाँ, मैं एक्चुअली यही पूछने वाली। बस बेसिकली हम डॉक्टर्स का वेट कर रहे हैं ताकि हमें पूरी उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन हमें रिपोर्ट दे दें, ताकि वो जब भी वो क्लियर कर लेंगे होपफुली नेक्स्ट वीक हम इसका सोच रहे हैं, हम इसको करेंगे। भाई जाना है। एग्जैक्टली, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम आएंगे और हम देखेंगे कि वो बच्चे कितने क्यूट है, प्यारे हैं, उनके नाम क्या रखे जा रहे हैं, उनकी एजेस क्या है और मोर टू एक्सप्लोर क्या है उनके बारे में। विद दैट हम ले रहे हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक अगैन। और हम आए दिन ये बात ज़रूर कर रहे हैं कि सर्दी में तो इजाफा हो रहा है और उसके दोनों एस्पेक्ट्स हैं, अच्छे और बुरे, लेकिन एक चीज़ जो कंसिस्टेंट है वो ये है कि इसकी वजह से स्मॉग में, आलूदगी में इजाफा होता चला जा रहा है, जिससे ऑब्वियसली शहरी परेशान भी हैं और इसके हल के लिए इकदाम भी उठाए जा रहे हैं। फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने की वजह से कसूर की सूरत हाल दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, क्योंकि स्मॉग वहाँ पर बढ़ता चला जा रहा है और इसकी वजह से चेस्ट इन्फेक्शन और एज़मा और इस तरह के अमराज में भी इजाफा हो रहा है। तो इस वक्त हमारे नुमाइंदे हमें कसूर से ज्वाइन कर रहे हैं, आसिफ जावेद, उनसे बात करते हैं। आसिफ, क्या सिचुएशन है कसूर में?
जी बिल्कुल, कसूर में अगर स्मोक के हवाले से बात की जाए तो कसूर के अंदर दिन ब दिन स्मोक में इजाफा होता जा रहा है। कसूर में जो स्मोक में इजाफा होने की वजह है, ये जो भट्टे हैं ज़िग बैक ज़ैग के बगैर चल रहे हैं, इनको कंट्रोल करना चाहिए। इसके अलावा जो ये मट्टी वाली ट्रालियाँ हैं, इनके ऊपर तरपाल ना होने की वजह से भी डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती है, जिसकी वजह से स्मोक में इजाफा होता है। और इसके अलावा कुछ लोग फसलों की बाकियात को जला रहे हैं, जिसकी वजह से स्मोक में इजाफा हो रहा है। और इन स्मोक में इन इजाफे की वजह से फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ रही है। फ़ज़ाई आलूदगी बढ़ने की वजह से बीमारियां जन्म ले रही हैं, और ख़ुसूसन जिसमें चेस्ट इन्फेक्शन, इसके अलावा गले का मर्ज़ और इसके अलावा दमे का मर्ज़ भी पैदा हो रहा है, जिसमें ख़ुसूसन बूढ़े बहुत ज़्यादा इस बीमारी से मुतासर हो रहे हैं। और जिसकी वजह से अस्पतालों में इन लोगों की क्वांटिटी में इजाफा होता जा रहा है। इस स्मोक को कंट्रोल करने के लिए हुकूमत को चाहिए कि इन लोगों को एक्शन लेना चाहिए। जो धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां हैं, इनको फिलफौर बंद करना चाहिए। जो जिग जैग के बगैर भट्टे चल रहे हैं, इनको फिलफौर बंद करना चाहिए, ताकि लोग बीमारियों से बच सके। अगर कसूर के अंदर आज एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात की जाए तो कसूर के अंदर जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है 182 रिकॉर्ड किया गया है, और कसूर के अंदर जो दर्जा हरारत है कम से कम 9 सेंटीग्रेड और ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है 23 सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया है। और स्मोक बढ़ने की वजह से बीमारियां बढ़ेंगी। जब बीमारियां बढ़ेंगी तो लोगों के मसाइल ज़्यादा जन्म लेंगे। लिहाजा हुकूमत को चाहिए कि इन अनासर के खिलाफ एक्शन ले, ताकि स्मोक पैदा करने वाले अनासर कम हो सकें और ताकि लोग परेशानियों से बच सकें, बीमारियों से बच सकें। जी, बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। स्मॉग जब होती है तो उसका तदारुक होता है ग्रीनरी से, लेकिन जब ग्रीनरी को आप ख़त्म करेंगे तो फिर कैसे मामला चलेंगे। कराची के अवामी पार्क, इनकी तेज़ रफ्तार निशकारी ने शहरियों, सिविल सोसाइटी और माहिरीन माहौलियात में शदीद तशवीश पैदा कर दी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में खुसूसन क्लिफ्टन रिच कश्मीर रोड के 13 से ज़ायद पार्क्स को निजी कंपनियों के हवाले करके कमर्शियल सरगर्मियों में तब्दील किया जा रहा है, जिससे शहरी हुकूक की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया जा रहा है। बिल्कुल, हमारी सांसों की पनाहगाहें होती हैं ये पार्क्स, इन्हें बचाया नहीं जाएगा तो फिर हमें मुश्किलात होंगी, और फिर हमारे बच्चों के लिए भी ये एक स्पेस है जहाँ वो खेलते हैं, अपने जो दिन भर की थकन है उसको यहाँ से अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं। और बच्चों के लिए अपनी एनर्जी को यूटिलाइज़ करना, इस अच्छे माहौल में, इस खुले माहौल में सांस लेना बहुत ज़रूरी है। कम्युनिटी स्पेस की ज़रूरत होती है, और ऐसे में कराची में अगर हम लोग बात करें तो वक्त के साथ साथ हम देख रहे हैं कि पार्क्स में कमी आती जा रही है, और जो मौजूदा पार्क्स भी हैं उनमें ना तो घास है, ना पौधे हैं, ना वहाँ झूले हैं, और बच्चे वहाँ पर आते भी हैं तो उनको वहाँ से जो अच्छा और शफाफ माहौल मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता। इसी पर बात करते हैं। अहमद शब्बर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, बानी है पाकिस्तान माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट के। अस्सलाम वालेकुम सर, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। इट्स वंडरफुल टू वेलकम यू ऑन द शो। हम यही बात करते हैं कि कराची एक बड़ा शहर है जिसमें बहुत ज़्यादा आबादी है, लेकिन मामला ये है कि वक्त के साथ साथ ये ग्रीनरी कम होती चली जा रही है। ऐसी सूरत हाल में जब हम कराची को ब्यूटिफाई करने की बातें करते हैं, देखिए अब आप लोग बिल्कुल सही कह रहे हैं। उससे पहले आपने स्मॉग की भी बात की, और ऑफ कोर्स श्योर जो आप उसका कराची का क्लाइमेट ओवरऑल अगर देखें तो एरिड सेमी एरिड क्लाइमेट है। उसमें आप ग्रीन स्पेसेस कम ही थी पहले भी, मगर फिर भी ग्रीन स्पेसेस थी। और जब शहर को डेवलप किया जाता है तो ग्रीन स्पेसेस रखी जाती हैं। अर्बन प्लानिंग इसी को कहते हैं कि जी कितना परसेंटेज ग्रीन स्पेस होनी चाहिए, कितना परसेंटेज कवर्ड स्पेस होनी चाहिए। और कराची में अनफॉर्चुनेटली सिर्फ 7% कवर्ड स्पेस रह गई है, सॉरी ग्रीन स्पेस रह गई है। और आप उसको और भी दरख्त वगैरह जो हैं काट के ख़त्म करते जा रहे हैं। अब जैसे मलीर जो शाहरा भुट्टो बना, मलीर एक्सप्रेस में बना, उसमें भी कितने दरख्त काटे गए। बट अब जो पार्क्स जो एक उनकी दरख्तों की भी पनाहगाह रह गई है, ग्रीन स्पेस की पनाहगाह रह गई है, उनको भी फॉर सम रीज़न आई डोंट नो व्हाट द विजडम इज बिहाइंड दिस, ख़त्म किया जा रहा है। और अच्छा, ये इसलिए भी तशवीशनाक है क्योंकि इस वक्त कराची क्लाइमेट एक्शन प्लान भी बन रहा है, साथ में कराची मास्टर प्लान 2047 भी बन रहा है। तो ये समझ भी नहीं आ रहा कि अगर ये ही इनके जो प्लान्स हैं तो 2047 तक तो कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ कंक्रीट का जंगल ही रहेगा। शब्बर साहब, आप लोगों की फिर इस हवाले से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, बात हुई आप लोगों की आगे हुकाम से, मेयर से, इस पे कोई एक्शन लिया जाएगा या क्या होगा? देखिए जो ये 12-13 जो कहते हैं पार्क्स है, उसके हवाले से जो रेजिडेंट्स हैं इलाके के, वो ऑलरेडी कोर्ट में थे। और आज ही 27 को जो है कहते हैं कोर्ट की एक अपील फिर की गई थी। उसकी जो कहते हैं जजमेंट आएगी। मगर जो सिंध हाई कोर्ट ने जो जजमेंट दी थी वो मैं आपको बताता हूँ कि उसमें जो कहते हैं उन्होंने
they had overturned this. उन्होंने कहा था कि जो कहते हैं let me just overturning an impugned resolution of the City Council regarding renting out parks and playgrounds under public-private partnerships. The Sindh High Court ruled that the KMC has no authority to regulate such parks and playgrounds under the Sindh Local Government Act. अब वो फिर वो अपील में गए, तो आज इंशाल्लाह जजमेंट आएगी, फिर देखते हैं फिर आगे। जी ठीक है अहमद साहब, ये आज जो जजमेंट आएगी उस पर आगे हम देखेंगे कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन बात ये है कि इन द लॉन्गर रन देयर हैज़ बिन नो टेक ऑन दिस। ठीक है, हम अभी ये ले रहे हैं, एक अगर वाइडर होराइजन में हम सोचें ना, हम ये ज़रूरत ही नहीं लगती, मुझे लगता है लोग शोर मचा रहे हैं कि हमारे बच्चों के लिए जगह नहीं है, कहाँ खेलें कहाँ जाएं, ये अवामी तौर पर भी नहीं समझा जाता और ना ही लीडरशिप के एतबार से भी ये नहीं समझी जाती जिम्मेदारी है। बिल्कुल, लग तो यही रहा है। और अच्छा, एट द सेम टाइम एक और इसमें एलिमेंट अब आ रहा है कि जी कुछ लोग हैं वो कहते हैं कि जी पैडल कोर्ट, फॉर एग्जांपल पैडल कोर्ट बनाए जा रहे हैं पार्क के अंदर, या फुटसॉल कोर्ट बनाए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि बच्चे स्पोर्ट्स खेलने का आ जाए। अब हमारा ये कहना है, देखिए पार्क्स की अपनी जगह है और स्पोर्ट्स खेलने के ग्राउंड्स की अपनी जगह होनी चाहिए, प्ले ग्राउंड्स की अपनी जगह होनी चाहिए, जो कि डेफिनेशन भी जो है कहते हैं आई बिलीव SBCA के और दीगर जो कहते हैं डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी डेफिनेशन भी प्लेग्राउंड्स की अलग है, पार्क्स की अलग है। और यहाँ पे या तो ये सोची समझी एक उसकी स्ट्रैटेजी के तहत किया जा रहा है कि जो पार्क्स के जो यूजर्स हैं, जो रेजिडेंट्स हैं, उनको और जो स्पोर्टिंग कम्युनिटी है उनको आमने सामने लाके खड़ा कर दिया गया है, लड़वा दिया गया है कि जी आप लोग आपस में लड़ते रहे। ये नहीं, जब होना ये चाहिए था कि पार्क ज़्यादा हैं और प्ले ग्राउंड भी ज़्यादा बनाए जाए, मगर अब लोग ये कह रहे हैं कि जी बच्चे फिर ये स्पोर्ट्स कहाँ खेलने जाएंगे। जाएं बिल्कुल, ऑफ कोर्स, ये नहीं कहते हैं, वो भी ज़रूरत है, मगर पार्क्स के अंदर आप ये नहीं कर सकते पार्क्स को ख़त्म करके स्पोर्ट्स ग्राउंड बना दें। तो ये भी अनफॉर्चुनेटली इशू आ गया है। और अगर पिछले 10 से 12 सालों में देखें या चले 15 to 16 इयर्स में देखें, कराची में पार्क्स में और स्पोर्ट्स सेंटर्स में या एरियाज में कितनी कमी आई है? बिल्कुल कम होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। और जो है ये इससे यानी ये एक और अलामत आपके सामने आ गई ना कि 13 पार्क्स के नाम तो मेरे सामने हैं, जिसमें हिल पार्क भी शामिल है, आपका केएमसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स झील पार्क भी शामिल है, आपका भगवान दास पार्क क्लिफ्टन के शामिल हैं, कि उसमें आप पैडल कोर्ट वगैरह बना के और भी उस स्पेस को कम किए जा रहे हैं। देखिए पार्क्स और स्पोर्ट्स ग्राउंड्स दोनों बेहद ज़रूरी हैं फॉर थ्राइविंग सोसाइटी, फॉर मेंटल हेल्थ एंड यू नो फिजिकलिटीज एंड एवरीथिंग एज वेल, आपकी फिजिक के लिए भी, आपकी फिटनेस के लिए भी। मगर आप ये नहीं कर सकते कि जी पार्क को ख़त्म करके आपकी कमर्शियल एक्टिविटीज़ और स्पोर्टिंग एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दें। सही, ठीक है, बहुत शुक्रिया अहमद शबर साहब, थैंक यू सो मच फॉर रेजिंग द वॉइस एक्चुअली। और अब देखते हैं कि इस पे ऑलरेडी स्टे पे तो है, अब इसका डिसीजन क्या आता है, लेकिन क्रक्स बात का यही है कि चाहे पार्क्स हो जहाँ पे लोग सैर तफरी और घूमने फिरने वॉक के लिए जाएं, या फिर प्ले ग्राउंड्स हो जहाँ पे बच्चे खेलें, बड़े खेलें, ये दोनों शहर की ज़रूरत है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि 1.5 इंच की मस्जिद इधर, 1.5 इंच की मस्जिद इधर, और दोनों को आपस में मर्ज कर दिया जाए, लोग आपस में लड़ना शुरू हो जाए, जिसका काम है वो करके निकल जाए। एक्चुअली यस, और जो हमारे पास पहले से है, इस वक्त जो मौजूद हैं, उसे तो सही कर लें, उसे भी अच्छा कर लें, ताकि बच्चों के पास और बड़ों के पास, बुजुर्गों के पास भी कोई जगह तो हो जहाँ पर जाकर वो सोशल हो सकें और वो अपना कॉर्टिसोल लेवल भी कम कर सके, जिसके बारे में आजकल हम बड़ी बात करते हैं। वेल, इसके साथ ही शो का हो गया इख्तिताम। अब हमारी मुलाकात होने जा रही है आपसे कल, तब तक के लिए हम कह रहे हैं आपको बाय, सी यू टुमारो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।